आपका Hey, बहुत-बहुत स्वागत है। the window to your soul, the window to the world, या the window to beauty, the window to colors, everything is through eyes. अगर आप pause करो और put yourself in the patient's shoes, you yourself will realize कि how important your job is. So that is actually the reason why I became a doctor. आँखों पे भी इसका बहुत मेजर इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, पोल्यूशन का, वेदर का। तो इस वक़्त ख़ासकर हमें अपनी आँखों का क्या ख़्याल रखना चाहिए? सो एज़ अ डॉक्टर इफ यू हैव टू प्रिस्क्राइब बिटवीन अ कॉन्टैक्ट लेंस और अ स्पेक्स, तो बचपन से हमें कहा गया है कि गाजर खाने से या मतलब हरी सब्जियाँ खाने से आपकी आईसाइट बढ़ती है। अगर वो ट्रीटमेंट होती किसी चीज की तो उसके 250 रुपए की होता गाजर। मम्मी पापा ने थोड़ा बहुत झूठ बोला था। 20 मिनट्स ऑन अ स्क्रीन, 20 सेकंड के लिए ब्रेक लो और 20 फीट की दूरी पे देखो और 20 बार ब्लिंक करो। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ आई डोनेशन? I've been to many podcasts. Not many people have asked this question, so all credits to you. अगर मैं किसी की आंखों में देखूंगा और उसके पिंक आई है तो मेरे भी हो जाएगी। ये भी एक मिथ है। यू आर ए फन गाय टू टॉक टू। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमने बात की है आँखों के बारे में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आदित्य शेट्टी, जो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और एक क्लासिक सर्जन हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आँखों के बारे में पढ़ाई। हमने इस पॉडकास्ट में कई सारी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात की है, कई सारे मिथ्स को बर्स्ट किया है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आँखों के बारे में एक काफ़ी डिटेल्ड पॉडकास्ट डॉक्टर आदित्य शेट्टी के साथ आप सबके लिए। एंड प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, सबसे शेयर कीजिए। एंड इस पॉडकास्ट को देखने से पहले द आयरॉनिक शो को यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और इस एपिसोड का ऑडियो वर्जन आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा। एंजॉय। हाय डॉक्टर सेठी सर, आपका Hello. बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? Thank you. बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। बस बिल्कुल बढ़िया सर। एक दो चीज़ें बस पूछनी थी। बॉलीवुड ने आँखों को लेके बहुत गाने बनाए हैं। हाँ जी। तो आप भी, क्योंकि उसी आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आई हैव अ टफ टाइम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड। सो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। एंड कभी किसी पेशेंट को देख के ऐसा लगा कि कभी आपने गलती से बोल तो नहीं दिया तेरे मस्त-मस्त दो नैन? कभी ऐसा हाँ, तो कुछ मेरे नहीं हो गया? बगल वाले रूम में जो डॉक्टर हैं वो मेरी वाइफ है, तो मैं उनको ही देख के कर देता हूँ। वो भी Then it works. Then it works out pretty well. Then it works out pretty well. Uh, Sir, thank you so much. Thank you so much for joining. So we have done a lot of podcasts. So around medical series, diabetes, hair care, hair transplant, skin care. We did a podcast on with a dentist. So we wanted to speak to someone. हम थोड़ा आँखों के बारे में बात करना चाहते थे. So perhaps this is the most important organ that we have, right? And Absolutely. so आप एक ophthalmologist हैं, right? So which is basically the science of eyes. तो आपको आईज के बारे में जब आपने पढ़ाई अपनी शुरू की, ऑब्वियसली एमबीबीएस करते हैं आप, एमडी करते हैं, फिर आप एक स्पेशलाइजेशन लेते हैं, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। तो आपको आँख के बारे में सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या पता चली जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी? I think, like you said, Bollywood terms में, the window to your soul, the window to the world, Yeah. the window to beauty, the window to colors, everything is through eyes. So that is the most fascinating thing about eyes. I can put it in another words. मेरे पास मेरे एक जूनियर था who joined right after me. हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में मैंने चेन्नई में शंकर नेत्रालय में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो उसने कमल में एक बार एक चीज बोली थी कि इतनी छोटी सी आंख है और आपने 3 बिल्डिंग आंख का अस्पताल खोल रखा है, क्यों? तो ये एक सिंपल फैसिनेटिंग बात है कि इतनी छोटी सी आंखें पर हमारी पूरी दुनिया इस आंख से दिखती है। और आजकल इतना स्पेशलाइजेशन हो गई है और ये इतना स्पेशलाइज्ड हो गया इसका केयर कि इतनी डिपार्टमेंट्स और इतनी सब स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज इसके बन गए हैं। And the whole reason is that this is probably one of the most important organs of our body, without which there is a big dip in quality of life. So if you lose sight, वही बोलते हैं ना, तो खोने का दर्द जिसका सबसे ज्यादा होता है वो एक साइट में होता है, विजन में होता है। Absolutely. सर, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, हम और भी डिटेल में आंखों के बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करना भी, जस्ट
आप क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं, मैं भी जी नॉर्दर्न बेल्ट में ही रहता हूँ, सो अभी हमने दिवाली जस्ट गया है। हम्म, दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन लेवल हम सबको पता है क्या हो बहुत जाता है इस ज्यादा, टाइम पे। बहुत एंड ज्यादा। ऑल्सो द सीजन इज ऑल्सो चेंजिंग, विंटर करेक्ट, इज स्लोली सेटिंग अप। करेक्ट, तो करेक्ट। इस टाइम पे सबसे ज्यादा आंखों के ऊपर भी काफी असर होता है, ओवरऑल बहुत बॉडी पे भी ज्यादा। असर होता है, बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली रिसेंटली, तो मैं देख रहा था वहाँ पे हर दूसरा आदमी भी बीमार पड़ रहा है। सम जी, और द जी, अदर जी। थिंग, समवन करेक्ट, हैज करेक्ट। फीवर, समवन हैज स्क्रीन रैशेस, ऑल एब्सोल्युटली। बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। हम्म, तो आंखों पे भी इसका बहुत मेजर इफेक्ट तो पड़ता ही है, पोल्यूशन का, वेदर एब्सोल्युटली। का। तो इस वक्त खासकर हमें अपनी आंखों का क्या ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक सबसे पहली चीज जानना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जैसे आपने बताया पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। हमारा हम्म। वेदर अभी चेंज हो रहा है, तो चांसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन हाई। सो ये या सब आंखों में इस प्रकार से स्प्रेड करते हैं कांटेक्ट के थ्रू। तो अगर वायरल इन्फेक्शन हम्म अगर आपके आसपास घूम रही है, तो अगर आप हाथ साफ नहीं करेंगे और अपनी आंखों को टच करेंगे, जो सबकॉन्शियसली लोग करते हैं, अगर ऐसा होने लग जाए या तो आपकी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, अगर एयर में पोल्यूशन ज्यादा हो तो दो तरह के लोग मिलते हैं आपको। एक जो एयर प्यूरिफायर्स बहुत सारे लगाते हैं, उनको ड्राई आइज होने का चांस बढ़ जाता है, बिकॉज एयर प्यूरिफायर क्या करता है, हमारे ओके। वही एयर को सर्कुलेट कर रहा है, तो द ड्राइनेस लेवल्स इनसाइड द हम्म। क्लोज चेम्बर, जो हमारा कमरा होता है, उसके अंदर बढ़ जाता है। सेकेंड, अगर आप आउटडोर ज्यादा रहते हैं और पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो ये पोल्यूटेंट्स आंख को इरिटेट करके एलर्जिक आई डिजीज में इसको कन्वर्ट कर देता है, और आपकी ओके। आंख को टच करने की हैबिट बढ़ जाती है, तो इन्फेक्शन भी हो जाती है। So one of the easiest ways of taking care of yourself is by wearing protective glasses. By wearing protective glasses in this period, आप ओके। क्या करोगे, अपने आप को एक तो छूने से प्रिवेंट करोगे, सेकंड आप डायरेक्ट कंटेमिनेशन हम्म। और पोल्यूटेंट्स बचाओगे, और एट द सेम टाइम ओवर द काउंटर लुब्रिकेंट्स, और अगर थोड़ा भी आपको ऐसे लगे कि आपको कुछ हो रहा है, जल्द से जल्द हम्म। अपने आई डॉक्टर से मिलना। और ठंडी सिकाई, ये सब अगर आप करोगे रेगुलरली, तो आई थिंक इट बी अ गुड वे ऑफ प्रिवेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ फर्दर प्रॉब्लम्स आगे जाके आंखों राइट। तो को। आपने अभी क्योंकि ड्राई आइज की बात की, पोल्यूशन के लिए लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, उससे ड्राई आइज हो रही है। अगर नहीं लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इरिटेशन और ये चलता ही रह रहा है। सो ओवर द काउंटर कई सारे ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स मिलते हैं, जो जी। लोग यूज़ कर लेते हैं कि अगर ड्राई आइज हुआ तो थोड़ा रात में सोते वक्त यूज़ कर लिया, या हम्म, फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हुआ तो यूज़ कर लिया, कि क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम इतना लोग आईटी में कर रहे हैं, तो वो हम्म, उनका शिफ्ट कई कभी कभी 12-12 घंटे भी चलता है। राइट, रात रात हम्म, भर काम कर रहे हैं, दिन दिन भर काम कर रहे हैं। तो इन दैट, तो आंखों को आराम देने के लिए भी लोग ओटी वो ओवर द काउंटर थोड़ा ड्रॉप वगैरह लेके यूज़ कर लेते हैं। सो इज दैट हम्म। सेफ टू यूज़ और करना चाहिए? So only a particular type, जो tear substitutes हम्म। होते हैं, जो those are safe because they are basically mimicking your tears. इसमें भी ओके। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ओवर द काउंटर कुछ लेना है, तो कोशिश कीजिएगा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या सीएमसी या एचपीएमसी ही यूज करें। हायर मॉलिक्यूल्स भी ना यूज करें, बिकॉज उनके भी प्रेजर्वेटिव्स या कुछ और प्रॉब्लम हो तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। एंड यूज brands which are established brands, I would say, to a certain extent. मैं ये नहीं बोलूंगा imported brands यूज करो, मैं बोलूंगा established हम्म। brands यूज हम्म। करो, and Indian pharma company is doing very well, all of them. So ऐसा नहीं है कि you need to go out of your way to spend pocket on these. But at the same time, अगर कोई हम्म। जेनरिक मेडिसिन ले रहे हो और उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट ना हो, या यू डोंट हैव एनी आइडिया कौन सी कंपनी है, आई वुड से स्टे अवे, लेट अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब इट टू यू, रादर देन आप सिर्फ मतलब उठा रहे हो, बिकॉज डिफरेंट क्वालिटीज, आई थिंक क्वालिटी इज समथिंग वी डोंट टॉक अबाउट मच। हम्म। हम सब राइट। क्वांटिटी या फिर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, बट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो व्हेन मेडिसिन आर इन प्ले। सो दैट्स माय व्यू, आई फील इट्स गुड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, स्पेशली क्वालिटी ऑफ विजन के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि वो यूज करें, हम्म। और किसी प्रकार का अदर केमिकल मत यूज कीजिए। एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स ओवर द काउंटर सैडली इंडिया में आराम से मिल जाते हैं। प्लीज इनका उपयोग मत कीजिए, इनकी बहुत साइड इफेक्ट्स होते ओके। सर ये अभी जैसे हमने बात की स्क्रीन टाइम की, मैंने जो बोला कि आजकल हैं। जी। स्क्रीन टाइम बढ़ गया, एंड स्क्रीन टाइम हम्म, सिर्फ ऐसा नहीं कि मिलेनियल्स या जेनजी जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर पे काम कर रहे हैं उनके लिए ही है। आई थिंक दिस अप्लाइज फॉर द किड्स एज वेल, क्योंकि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा बहलाने फुसलाने के लिए या फिर उनका मन डाइवर्ट करने के लिए, खाना खिलाने के लिए भी कई जगह मैं देखता हूँ कि लोग हम्म, अपने बच्चों को टीवी के सामने बैठा देते हैं, या फिर बहुत यंग एज से ही, बहुत छोटे एज से ही हाथ में फ़ोन दे देते हैं। एंड मैं किसी की गलती नहीं कहूँगा, बिकॉज़ आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, कहीं कोई
शायद अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, व्हाटएवर एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न है। तो वो बच्चों को हम्म, हैंडल करने के लिए क्विक फिक्स सॉल्यूशन हो गया है कि आप बच्चे के हाथ में कोई टैब या कोई फ़ोन दे दें, बच्चा उसमें इंडल्ज हो गया, उसमें राइम्स देख रहा है, कुछ भी देख रहा है या फिर टीवी के सामने बैठा हुआ है। तो उस पे आप क्या कहेंगे? मतलब मैं आपको ये 2 पार्ट में पूछूँगा। स्क्रीन टाइम का इफ़ेक्ट क्या बच्चों पे होता है एंड हम्म। स्क्रीन टाइम का इफ़ेक्ट क्या बड़ों पे होता है? सो मैं इसको आंसर करने के लिए मैं सिर्फ आइस की तौर से बात करना चाहूंगा बिकॉज स्क्रीन हैज इट्स ओन इफेक्ट हुँ, हुँ। बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी राइट। मेंटल स्टेट इमोशनल स्टेट और इन सब पे भी। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक सिंपल फंडा है, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। मतलब कुछ भी ज्यादा तौर से आप ज्यादा करें वो खराब है, ज्यादा पानी पिए खराब है, ज्यादा कुछ खाएं वो खराब है, तो ज्यादा सन हुँ, में हुँ। बैठे वो खराब है। तो सिमिलरली ज्यादा स्क्रीन भी करने से दिक्कतें होती हैं। तो पहला पार्ट बच्चों में आप सिंपल समझिएगा, स्क्रीन हैज एडिक्टिव पोटेंशियल फॉर अडल्ट्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन। मतलब स्क्रीन का उठाना आसान है, एक बार उठा लिया उसको वापस रखना सबके लिए मुश्किल है, हर एज ग्रुप के लिए मुश्किल है, बिकॉज उसमें एडिक्टिव पोटेंशियल हुँ, होता है राइट, कि आपको वो राइट। इंगेज कर देता है किसी ना किसी प्रकार, स्पेशली सोशल मीडिया। एंड इंडिया में जो डेटा है वो सबसे चीपेस्ट है, आई वुड से, इन मेनी कंट्रीज दैट आई नो। एंड इट्स वेरी रैम्पेंट, उसकी वजह से सबको या अपने फेवरेट्स बन जाते हैं उसमें कि हमारा ये है, किसी को रील देखना है, किसी को किताबों के नाम पे कुछ और फेसबुक पे बात कर देनी है, एक्स वाई जेड व्हाटएवर। तो एडिक्टिव पोटेंशियल कहीं पे भी हो तो वो हानिकारक रहती है। एंड आइज के माध्यम से क्या होता है कि ड्राइनेस बढ़ हुँ, जाती है, बिकॉज कभी आप स्क्रीन को देख रहे हो चाहे अडल्ट हो या बच्चा हो, आप ब्लिंक नहीं करते बिकॉज योर ब्रेन से इफ यू ब्लिंक देन आप कुछ मिस कर दोगे। हुँ, वो हुँ। डोपामिन रश में हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, तो हमारा इवेपोरेशन टेयर्स का ज्यादा बढ़ जाता है। और इसको हम इवेपोरेटिव ड्राई आई का नाम भी बोलते हैं, और क्योंकि टेयर स्टिक नहीं कर पाते, ओके। वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, वो रिप्लेस नहीं हो पाता। तो दिस लीड्स टू पुअर क्वालिटी टेयर्स। एक बार पुअर क्वालिटी टेयर्स हो जाए, जिसको हम ड्राइनेस बोलते हैं, तो हमारी विजन भी ऑटोमेटिकली पुअर क्वालिटी हो जाती है। वाई? बिकॉज टेयर्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप स्टोल्जर है। सेकंड, बच्चों में अगर ये तकलीफ स्क्रीन ज्यादा हो, मतलब उनका नियर वर्क बढ़ जाता है। स्क्रीन एक नजदीक का नियर वर्क में आता है, और इन लोगों में मतलब इन बच्चों में माइनस नंबर के चश्मा या मायोपिया लगने का चांस ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना हम ओके। नियर वर्क करते हैं उतना हमारे आई बॉल कोशिश करता है कि मैं लंबी हो जाऊं, और जितना वो लंबे होते रहते हैं उतना हमारा माइनस नंबर ओके। बढ़ता रहता है। सो एट द सेम टाइम आउटडोर्स जो ज्यादा जाते हैं बच्चे, उनको कम चांसेस है मायोपिया प्रोग्रेशन। मैं ये नहीं बोलूंगा उनको नहीं हुँ, लगेगा, हुँ। पर उनकी कम चांसेस है। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट हमारे प्लेइंग 11 क्रिकेटर्स में बहुत कम चश्मा पहनते हैं, और प्लेइंग 11 डॉक्टर्स में सब चश्मा पहनते हैं, हुँ, बिकॉज डॉक्टर्स व्हेन दे वर यंग दे वर रीडिंग अ लॉट, दैट्स सपोजिटली द वे ऑफ पुटिंग इट, और दे वर इंडोर्स राइट, मोर, नॉट प्लेइंग राइट। स्पोर्ट्स आउट। वेयरएज जो हमारे क्रिकेटर्स है वो उल्टा कर, या स्पोर्ट्समैन है वो उल्टा कर, वो ज्यादा आउटडोर रहते हैं। सो दिस इज वन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट सनलाइट हुँ, हुँ। एक्टिविटीज एक्चुअली रिड्यूस। एक और कहावत है कि गांव में इतने चश्मे नहीं लगते बच्चों में। अगेन ये एक और रीजन है। व्हेन यू आर इन अ स्मॉल टाउन और विलेज, यू हैव मोर ओपन स्पेस। जितना ओपन स्पेस होगा उतना आउटडोर या जाने का कैपेसिटी रहेगा बच्चे का। जितना वो बाहर जाएगा हुँ, हुँ, उतना हुँ। कम चांस है उसका माइनस नंबर होगा। सिमिलरली अगर एक कोई कंजेस्टेड सिटी लाइक दिल्ली में कोई रह रहा हो, उसके ज्यादा चांसेस है माइनस नंबर होने की, बिकॉज अगर आप अपार्टमेंट्स में भी रह रहे हैं, सनलाइट जो है, या फिर घर आपके बहुत क्लोज क्लोज है आपके नेबर्स के आपके, तो सनलाइट आने का चांसेस कम है, तो हुँ, मोर चांसेस हुँ। है माइनस। तो दीज ऑल एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक डेटा which a lot of studies have done in India, in China, especially a lot of work in China has been done on myopia, because उनका भी population बहुत, और स्क्रीन एडिक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है। तो ये सब स्टडीज ये बोलते हैं कि हमारा लाइट, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अडल्ट्स में द अदर थिंग वी सी इज इन्फ्लेमेटरी ड्राइनेस, बिकॉज पोल्यूशन है, स्क्रीन टाइम है, और उनके ब्रेक्स भी जो होते हैं वो आउटडोर्स में या फिर कोई और हैबिट के साथ अगर मिक्सड हो, जैसे स्मोकिंग या कुछ और, तो हुँ, ड्राइनेस और टीयर फिल्म का टूटना और लेटर इन्फ्लेमेशन होना बहुत ज्यादा होता है। तो दीज आर द कंडीशंस वी सी विद स्क्रीन टाइम, apart as far as the eye is concerned. And of course there are very rare cases like squint भी होता है बच्चों में, अगर ज्यादा स्क्रीन खेलते हैं तो। हम हमने कोविड में देखे थे काफी पेशेंट बच्चों के जिनकी आंख अंदर की तरफ चली गई थी। वो क्यों? क्योंकि मसल्स इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब भी हम नजदीक ओके। देखते हैं तो मसल्स अंदर की तरफ आई हुँ, बॉल्स को हुँ। रोटेट करते हैं। So this was also there which happened, and this could not be broken with medicines, तो सर्जरी भी करना पड़ता था इन कंडीशन में।
and some screen time, a lot of screen time can also cause stress or steroid response in adults, और वहाँ पे हमारे पर्दे में सूजन भी हो जाती है. So these are some major concerns which could have happened, but mostly it's dryness and myopia, चश्मा का नंबर, which we look at. आपने बीच में सर अभी कुछ बोला था कि आई बॉल थोड़ा क्या हो So जाता है, आई बॉल squint होता है बड़ा भेंगापन. हो जाता. हाँ, स्क्विंट होता है भेंगापन, मतलब ओके. कि एक दोनों आंख अगर अलाइन ना हो, एक आंख या तो बाहर की तरफ हो या ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो जब हम नजदीक देखते हैं, दूर से नजदीक, तो हमारी दोनों आई बॉल्स इनवर्ट्स आ जाती हैं सबकी, थोड़ी सी. इसको हम बोलते हैं ओके. मतलब ये नॉर्मल अकोमोडेशन में होता है, जो नॉर्मल अकोमोडेशन होता है. पर अगर हम ज्यादा नजदीक का काम करें, बच्चों में हमने देखा है ये अनयूजुअली अंदर आ जाती है और अटक जाती है. तो इसको अक्यूट ऑनसेट इजोट्रोपिया मेडिकल टर्म में कहते हैं. तो ये हमने देखा था कोविड के टाइम कि क्योंकि बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर रहे थे उस टाइम, सम किड्स केम विद दिस प्रॉब्लम एज वेल. तो उसको ट्रीट करना थोड़ा सर्जिकली करना पड़ता था रादर देन विद फार्माकोलॉजिकली. So I was just highlighting कि ये भी problems होती हैं ओके. with screen time. Basically, Okay. excess of anything is bad. तो अभी आप एज ए आई डॉक्टर आपको मतलब आपको क्या लगता है व्हाट आर द मेन रीजंस कि लोगों में आई साइट इश्यूज अभी बिकॉज आई वाज रीडिंग समवेयर एंड आई आल्सो वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ सम अदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. तो एक फैक्ट्स बार बार सामने आ रही कि अभी इंडिया में आई इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड पोस्ट कोविड जो आपने हाईलाइट किया, पोस्ट कोविड आई डिजीजेस खासकर बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. सो एज ए आई डॉक्टर व्हाट डू यू थिंक कि मेन रीजंस क्या हैं, क्यों इतने इंडिया में So, ये तब सिचुएशन आ रही है आई हेल्थ so को लेके? मैंने जो देखा है कि India has also become the diabetic capital of the world. यहाँ पे डायबिटीज या बहुत या rampant हो गई है because of our diet, because of our sweets and other things. एंड डायबिटीज में सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो आई होती है, बिकॉज डायबिटीज अक्सर हमारे जो छोटे छोटे वेसल्स यस. होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं, एंड वन ऑफ द ऑर्गन्स व्हिच हैज द थिनेस्ट वेसल्स आर इज द आई. सो एक बार ये होने लग जाता है तो रेटिनल प्रॉब्लम्स, रेटिनल ब्लीड, डायबिटिक कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, ये सब प्रॉब्लम्स इन लोगों में एक उम्र के बाद आने लग जाती है. स्पेशली डायबिटिक्स में ये होने का चांसेस ज्यादा है. अगर कंट्रोल भी हो डायबिटीज तो चांसेस है कि अगर बहुत साल से डायबिटीज हो तो होने का चांस है. तो अगर ये कंडीशन होती है दे नीड टू बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट किसी परमानेंट डैमेज के लिए. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करा जाए. सेकेंड चीज है आई अवेयरनेस जो है ना आजकल बहुत अच्छी है, हेल्थ अवेयरनेस फॉर आईज, बिकॉज एक हमारा सबका आईज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास अब स्मार्टफोन ना हो, चाहे आप किसी के ग्रैंडफादर हो या ग्रेट ग्रैंडफादर हो, आपके पास फोन है, व्हाट्सएप है, आप लोगों से बात करना चाहते हो, अब तो फोन का उपयोग आपको सीखना ही पड़ेगा. तो आईज की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम सबकी बहुत बढ़ गई, चाहे वो बच्चा हो या बड़े. हमें घर जाके नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो देखना ही है, हमें आयरॉनिक के पॉडकास्ट सुनने ही है, तो हमें ये सब के लिए फोन और विजुअलाइजेशन की जरूरत है ही. सो जब ऐसा होता है तो जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, वी बिकम मोर सेंसिटिव फॉर दैट ऑर्गन एज वेल. सो इवन 0.75 नंबर और 0.5 नंबर जो पहले हम इग्नोर कर लेते थे, वी आर नाउ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट एंड वी वांट टू वेयर दैट ग्लासेस. सो wherever there's awareness, there is तरक्की for that particular problem, and उसी समय पे हमें ट्रीटमेंट भी उसका जल्द से जल्द करना चाहिए, जो आजकल होने जा रहा है. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट. हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी आंखों को समय पे दिखाओ, वेट मत करो, एक्स वाई. सो डायबिटीज, देन सेकंड प्रॉब्लम दैट वी सी इन चिल्ड्रन इज ग्लासेस. एक टाइम होगा, इफ यू रिमेंबर व्हेन यू वर इन स्कूल, आपके जितने भी बच्चे थे क्लास में, एक या दो ही चश्मा पहनते. बट यू बी सरप्राइज टू नो, अगर आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं या फिर आप जाओगे किसी क्लास में, आई थिंक एटलीस्ट 40% ऑफ द क्लास अभी भी चश्मा पहन रही है इन सिटीज. And this is because of increase of near activities. ठीक है, near activities include screen time. So that's what वो उसी की बात कर रहे हैं कि इसका addictive potential ज्यादा है और उसके वजह से माइनस नंबर होने का चांसेस बढ़ जाता है. सो काफी आजकल मेडिसिन आ रही हैं जो हमारे टाइम पे नहीं थी when we were kids, to prevent minus number from coming or increasing with time. काफी न्यू ग्लासेस आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज आ रहे हैं कि जो माइनस नंबर का प्रोग्रेशन रोक देता है.
और काफ़ी डिवाइसेज़ हमारे पास आ गई हैं कि हम इसको पहले ही पकड़ लें और ससेप्टेबल कौन-कौन है उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू कर लें, एक ड्रॉप डाल दें जो माइनस नंबर का प्रोग्रेशन पर। तो एक टाइमली चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है अपनी आँख दिखाने, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हूँ, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है चश्मा पहनने की, मतलब मम्मी-पापा चश्मा पहनते हैं या मम्मी पहनती है, तो ऑटोमैटिकली मुझे पता है इसको ज़्यादा चांस है तो मैं उसके लिए अगर कोई टेस्ट लिखता हूँ या फिर उसका टेस्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको पोटेंशियल है ज़्यादा का, तो एक मैं सिंपल ड्रॉप शुरू करने से मैंने काफ़ी लोगों को डिले किया है कि उनका चश्मा का नंबर ना बढ़े। तो ये सेंसिटिविटी आ गई है अब अवेयरनेस में। पहले ये होता था कि ड्रॉप की क्या ज़रूरत है, कम दवाई डालो, पर अब लोग समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि इतनी अवेयरनेस है। So it's easier to prescribe medicines and treat them also. And of course cataract, मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है एजिंग की, और आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो कैटरैक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बाल जैसे सफेद होंगे अब लोगों के, अगर ज्यादा देर जिएंगे हम लोग, सिमिलरली कैटरैक्ट भी होना ही है। So these are some things that we look out for when we are seeing of different age group, और आजकल इसकी वजह से आई अवेयरनेस, आई प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं कि बढ़ रही है, which can be often a misnomer, बस समझने की बात है कि क्यों हो रहा है। ओके, तो बेसिक आइडिया हमारा ये मेडिकल पॉडकास्ट करने का ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है कि आप रीच आपकी बहुत बढ़ जाती है। लोग तब इंटरनेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं, बट हमारा सजेशन यही रखेगा, अगर आप आयरॉनिक शो भी देख रहे हैं, एक सेफ डिस्टेंस से देखें, और ये पॉडकास्ट आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगा, तो आप आराम से चलते-फिरते सुन भी सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो आपने 2 मेजर अभी जो आपने बताया कि ग्लोकोमा का एक इश्यू बताया, एक कैटरैक्ट का बताया। थोड़ा ग्लोकोमा को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे? तो मैं ग्लोकोमा मैंने जो सबसे पहला बार सुना सुना था ना शब्द, वो मैंने एक वेब सीरीज़ है 2 एंड हाफ men करके, उसमें सुना था। अच्छा। उसमें एक कैरेक्टर है बर्टा करके, हाँ, उसका मैंने सुना था, और उसमें फन फैक्ट ये था कि ग्लोकोमा के लिए आई थिंक, प्लीज़ करेक्ट मी, एंड दिस इज़ नॉट प्रोमोटिंग एनी सब्सटेंस अब्यूज़ ऑन द शो, बट आई थिंक कैनबिस, ग्लोकोमा के लिए बाहर कुछ वीड वगैरह भी कैनबिस, प्रिस्क्राइब yeah, करते हैं। cannabis is a treatment for करेक्ट मी इफ glaucoma. आई एम रॉन्ग, एंड थोड़ा-सा No, you're ग्लोकोमा not, के बारे में बताइए। you are not wrong. Cannabis is one of the oldest ways of reducing intraocular pressure, मतलब आंख का हुँ, प्रेशर कम करने के लिए कैनबिस का यूज होता है। ऑफ कोर्स उसका एडिक्टिव पोटेंशियल भी है, इसलिए वो हानिकारक है बॉडी के लिए, कि एडिक्शन या अगर हो जाए कैनबिस की तो बिना ग्लोकोमा के भी लोग करते हैं, या फिर ज्यादा कर लें तो फिर ओवरडोज का प्रॉब्लम रहता है। इनफैक्ट लॉट ऑफ ड्रॉप्स आर कमिंग इन द वेस्टर्न मेडिसिन जो कैनबिस से बनी होती है, तो वो ड्रॉप ओके, डालने पे ग्लोकोमा का असर तो कम ही हो जाता है, पर उसका एडिक्टिव पोटेंशियल का भी टेस्टिंग हो रही है कि अगर वो हुँ, एडिक्शन, बिकॉज आईज आर आल्सो लिंक्ड टू द थ्रोट, तो ये अगर अंदर सरफेस में जाए तो राइट, एडिक्शन कितना हो जाए। So yes, you're right. There are some labs, some states in the United States of America जो allow करते हैं weed को use करना to reduce your intraocular pressure for glaucoma on doctor's prescriptions. India में of course this is not there. Weed is not legalized in India, तो ऐसा treatment नहीं है. But yeah, drops India से मतलब there are a lot of what I know of. There are some companies which use or get licenses for getting cannabis from India, and and उसका जो medicinal properties है cannabis का, उसको उपयोग करके हम विदेशी देशों को बेच भी रहे हैं. So there are some companies who do it from India. ऐसा नहीं कि we don't do it, ओह, but it's still not वाओ! legal to use it here. Coming to glaucoma क्या है? So I think वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना than cannabis treatment है. ग्लोकोमा एक बेसिकली हमारे आंख में एक नर्व होती है जो ब्रेन और आंख को कनेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व. और ऑप्टिक नर्व की अगर राइट, न्यूरोपैथी हो जाए, मतलब स्लोली स्लोली डेथ हो जाए सेल्स की, हाँ, जो साइड से सेंट्रली होती है, इस मैनर में होती है, अगर ये प्रोग्रेसिवली होने लग जाए तो इसको हम ग्लोकोमा कहला सकते हैं. तो ग्लोकोमा या काला मोतिया, या काफी लोग इसको संबल बाई भी बोलते हैं यूपी में, तो ये एक आंख का प्रेशर इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ ग्लोकोमा, और ये इसका डिस्क्रिप्शन बन गया है जो मेडिकली इज नॉट ऑलवेज करेक्ट.
काफी लोगों में नॉर्मल प्रेशर के साथ भी ग्लूकोमा हो सकता है। और आंख का प्रेशर अगर बढ़ जाए, जो 21 अच्छा। से ज्यादा हो जाए, तो उनको रिस्क इस ऑप्टिक नर्व डैमेज की ज्यादा हो जाती है। तो हमारी जो ट्रीटमेंट है वो इस प्रकार की होती है कि हम ये आंख का प्रेशर को लोअर करें ताकि ये डैमेज आगे जाके ना हो, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो कोई एक्टिविटीज से हो, या कोई एक्टिविटीज बंद करने से हो, जैसे हम वो योगा करते हैं जिसमें सर पे खड़े हो जाते हैं तो हमको या पता है कि प्रेशर बढ़ गया, बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं, तो ये सब कोई कोई लोग एक्टिविटीज करते हैं तो उनमें चांसेस हो जाते हैं कि उनको हाई प्रेशर एकदम से हो जाए और ऑप्टिक नर्व पे डैमेज शुरू हो जाए। तो ये एक्टिविटीज को बैन करके या फिर मॉडिफाई करके लाइफस्टाइल को, या फिर कोई दवाइयां डालकर, जो ड्रॉप्स होती है ग्लूकोमा की अलग अलग तरह की आती है, उससे या तो हमारा आउटफ्लो प्रेशर का बढ़ जाता है, या फिर हमारा प्रोडक्शन ऑफ पानी कम हो जाता है, और या फिर सर्जिकली इसको ट्रीट करके। आजकल समथिंग न्यू इज दैट विच इज कॉल्ड स्टेंट, जैसे कार्डियक स्टेंट्स होते हैं, तो वैसे ही आंख के लिए भी अब स्टेंट्स राइट। आने लग गए। So these stents increase, जैसे पंप का एक्शन वाओ। होता है, they increase the they regulate the pressure inside the eye by increasing the outflow of the पानी inside the eye. So they've made a lot of progress in glaucoma. My wife is a glaucoma specialist. I also have special interest in glaucoma. I've written articles for leading newspapers for glaucoma about these stents as well. So देयर इज नई नई चीजें हो रही है ग्लूकोमा के लिए, एंड अगेन जैसे आई सेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है एंड ग्लूकोमा के डैमेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं पोस्ट 40, सो इट्स बीन नाउ मोर वाइडली हर्ड अबाउट। और जितना आप जल्दी इसके बारे में जाने उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 40 के बाद अपने आप को स्क्रीन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोमा के सिम्टम्स नहीं होते। सबसे डेंजरस बात इसकी यही है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते शुरुआत, अंत में जब आपकी नर्व डैमेज हो जाती है तो सिम्टम्स आते हैं। तो हमें इसको पहले पकड़ना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द साइलेंट थीफ ऑफ विजन। ओके। साइलेंट थीफ मतलब चुपके से चोर आया और रोशनी ले गया। तो पहले से इसको कैसे हम पकड़े, अगर किसी को कोई क्योंकि हमारा जो नेचर है इंडियंस का, हमारे पास तो सिम्टम आएगा तब भी हम उसका अरे चलता है करते करते हम डॉक्टर के पास जाना थोड़ा डिले करना चाहते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। लेकिन अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसमें मुझे सिम्टम ही नहीं आ रहे हैं और अचानक से मेरा नर्व डैमेज हो, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आईसाइट चला जाता है, क्या होता है? हाउ डू पेशेंट्स गेट टू नो? तो ग्लूकोमा के सटल सिम्टम्स जो होते हैं, जो बारीक सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं चश्मा का नंबर बार बार बदल जाना 40 साल की उम्र के बाद। वो होते हैं हेडेक्स होना, स्लाइट हेडेक्स, हैवी हेडेक्स भी नहीं। कभी कभी अगर अटैक पड़ रहा हो तो कलर्ड हीलोज भी दिखते हैं, जैसे रंग बिरंगे रोशनी के आसपास लाइट जब बल्ब फटता है उसके आसपास कलर्ड अगर दिख रहा हो, तो ये सब सटल सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा माने जाते हैं। जो ऑफ कोर्स अगर हेवी ग्लूकोमा हो या अटैक पड़ रहा हो वो रेयर होता है, उसमें वो तो सिवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे बहुत हेडेक हो जाना, उल्टी आ जाना, तो ये सब तो ये तो पकड़े जाएंगे। पर जो सटल वाले होते हैं, जो 80 to 90% ग्लूकोमा पेशेंट्स को मिलते हैं, वो मिस करना मतलब बहुत जरूरी है इसको पकड़ना। बट ये जो मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अगर आप 40 साल से ऊपर हो, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो ग्लूकोमा की, तो आप रेगुलरली अपनी आंख चेक ही कराइए। और अगर ना भी हिस्ट्री हो और आप 40 साल से उम्र हो आपको, तो एक बार 5 साल में अपनी आंख चेक कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं है तो देयर इज अ चांस दैट वी कैन, एंड आंख चेक कराना इज नॉट लाइक आपको कोई बड़ा काम कराना है। यू जस्ट हैव टू मीट एन आई डॉक्टर, एंड आई डॉक्टर एक स्लिट लैम्प का उपयोग करके आप बस चिन्ह रखता है और एक माइक्रोस्कोप पे देखता है, उसी में ही 50% हमें पता चल जाता है क्या हो रहा है। सो इट्स नॉट वेरी कम्बरसम। ओके। तो आपने बोला 5 साल में एक बार अगर चेक करवाएं हम, तो हमें अपना आई हेल्थ का पता चलता रहेगा कि अगर कुछ इशू हो रहा है तो। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा रादर देन हर साल कराओ एंड बीइंग आइडियल, बिकॉज मुझे हर साल तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर ऑल्सो मैं हर साल अपने दांत नहीं दिखाता फॉर एग्जाम्पल। तो once in 5 years भी कराओ, at least you can put yourself up there rather than being ideal. कैटरेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। कैटरेक्ट के बारे में हम नहीं बात कर रहे थे, तो व्हाट एग्जैक्टली इज कैटरेक्ट? मोतियाबिंद। कैटरेक्ट बेसिकली इन many languages, in Greek language it's called waterfall. तो waterfall जैसे व्हाइट कलर का होता है, वैसे ही हमारे आंख के अंदर जो लेंस है वो
ट्रांसपेरेंट से ट्रांसल्यूसेंट से ओपेक हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल साफ ओके। स्वच्छ, एक पार से दूसरे पार पूरी रोशनी चली जाती है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब कि वो धीरे धीरे अब वो फॉगी होने लग जाता है, और ओपेक का मतलब वो दीवार बन जाता है। तो ये फेजेस ऑफ, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, वो एकदम से सफेद नहीं होते। ऐसा कोई नहीं होता है कि मैं सोने गया अगले दिन सुबह उठा हुए मेरे बाल सफेद, ऐसा तो नहीं होता है। सिमिलरली कैटरैक्ट एक स्लो प्रोग्रेसिव राइट। प्रॉब्लम है, और हमारे आंख का जो लेंस है वो साइड से सफेद होने लग जाता है टिल इट कम्स टू द सेंटर। तो सबसे पहली चीज जो कैटरैक्ट में होती है वो हमारी क्वालिटी ऑफ विजन गिर जाती है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि हम सबने डब्बा टीवी देखा है ना, जिसमें एंटीना हिलाकर उस पे या शाहरुख खान की फोटो आती है या सचिन तेंदुलकर दिखता है, करेक्ट? तो आप हाँ, सोचिए आपकी 8K टीवी वाली विजन थी, अब आप डब्बा टीवी की तरफ जा रहे हैं, अभी भी आपको शाहरुख खान दिखेगा एक ही। तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे शाहरुख खान तो दिख रहा है, राइट। हाँ? आप क्यों बोल रहे हो मुझे क्या है? शाहरुख खान तो दिखेगा, पर क्वालिटी, हाँ, शाहरुख खान की जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको धीरे धीरे कम हो रही है। उसके डिम्पल्स नहीं हाँ। दिख रहे हैं आपको, ऐसे बोलने वाली बात जो पहले आपको दिखते हैं। तो ये जो क्वालिटी ऑफ विजन जो गिरने लग जाती है, दिस इज बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज द लेंस इनसाइड द आई, जो आंख का कुदरती शीशा है, वो धीरे धीरे क्लियर से ओपेक हो जा रहा है। और इसको कोई डिजीज नहीं मानते, इसको बस एजिंग मानते हैं। अगर आप अपने बाल सफेद हो रहे हैं उसको डिजीज थोड़ी बोलोगे, उसको बोलोगे कि मैं थोड़ा मतलब हाँ, मच्योर हो रहा हूँ इन अ वे, है ना। सिमिलरली आपकी आंख भी जब मच्योर होने लग जाती है, हाँ। उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। एंड आजकल हम कैटरैक्ट सर्जरी उस प्रकार से करते हैं कि हम कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई टाँका नहीं लगाते, और इमीडिएट रिजल्ट्स आ जाते हैं। और हमारे पास इम्प्लांट्स जो हो गए हैं अवेलेबल, वो इतने अच्छे हो गए हैं कि हम चश्मा भी उतरवा देते हैं काफी लोगों की। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो आई डोंट सी इट एज अ ओके। नेगेटिव पॉइंट, आई सी इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ कैटरेक्ट सर्जरी? So in a very simple, straightforward cataract surgery by most surgeons in India, because हम काफी skilled surgeons, और हमारी medicine और हमारी जो training होती है इंडिया में वो काफी advanced है वर्ल्ड में। So it takes about 10 to 15 to 25 minutes, ठीक है, in skilled hands, and ओके, the ओके। outcome is very good. So it's not मतलब and it's lifelong. काफी लोग मुझे पूछते हैं वो आपने इम्प्लांट डाला कितनी बार बदलना पड़ेगा, तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये इम्प्लांट उस प्रकार का है कि आपको पूरी जिंदगी अच्छी तरह रोशनी देगा। सो इन इंडिया आई वुड से हम प्रिविलेज्ड हैं टू हैव ग्रेट क्वालिटी ऑफ सर्जन्स अराउंड अस। चाहे आप टायर 2 सिटी या टायर 3 सिटी में भी हो, यू विल हैव ग्रेट क्वालिटी सर्जन अराउंड यू विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर हैंड्स. So the outcome is pretty good, and the time taken is fairly low for any sort of life-changing surgery. So doc, probably a free consultation from you. So you might see, पता नहीं आपको कितना स्क्रीन पे दिख रहा होगा, I have this condition जहाँ पे मेरी जो आई है थोड़ी रेडिश आपको लगेगी, थोड़ा मतलब रेड भी नहीं बोलूंगा, इट्स मोर लाइक कि मतलब कैसे, आई डोंट नो व्हाट, ऑरेंज, आई डोंट नो व्हाट कलर टू कॉल इट। सो इट्स नॉट जैसे बाकी लोगों के होते हैं कि पूरा वाइट होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो मैंने बचपन से मेरा ये कंडीशन है, एंड इट इंक्रीजेस, थोड़ा और बढ़ जाता है जब मैं डस्ट में या धूप में अगर कहीं हूं, तो थोड़ा सा और रेडनेस बढ़ जाता है। सो एट सर्टेन पॉइंट इट हैज हेल्प्ड मी आल्सो ऑन ए लाइटर नोट, कि लोगों को पता नहीं चलता वेदर आई एम टिप्सी और नॉट। सो now I'm absolutely sober. So नॉर्मल है, ये नॉर्मल कलर है ये। ये मैंने मेरा बचपन से, एंड आई हैव, सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। ऐसे लोगों का मतलब मम्मी पापा, nobody else would worry. राइट। तो इसकी मेरी बचपन से ट्रीटमेंट भी चली है। मुझे याद है तब मैं बहुत छोटा था, आई यूज्ड टू गो टू दिस हॉस्पिटल इन कैलकाटा, वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट चलती थी, एंड एवरी मंथ और एवरी कपल ऑफ मंथ दे यूज्ड टू गिव मी वन इंजेक्शन, and that course carried on for I think almost a year or so, मतलब हर 2 महीने पे या 1 महीने पे मुझे एक इंजेक्शन पड़ता था, बट एट द इंजेक्शन, एंड नथिंग हैपेंड। इंजेक्शन और को ये मैंने, स्किन, आंखों पे इंजेक्शन लगता था या नहीं चमड़ी मतलब आंख पे नहीं, नॉर्मल, नहीं नहीं नॉर्मल? नहीं नहीं, नॉर्मली नॉर्मली अच्छा, बैक पे, हाथ पे कह देते थे। तो वो कभी ठीक हुआ नहीं, मतलब ऐसा ही रहा। और ये कंडीशन मैंने शायद बहुत रेयरेस्ट ऑफ केसेस में देखा था। अभी रिसेंटली कहीं पे मैंने ऑनलाइन किसी का पोस्ट देखा था, उसने
किसी कंटेंट क्रिएटर ने, किसी ने डाला था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो उसने ये डाला था कि आई हैव दिस कंडीशन, कैन एनीवन सजेस्ट समथिंग। तो तब मुझे याद आया कि अरे मतलब अब तो मैं मतलब याद ही नहीं, इट्स मोर लाइक कि मेरा मतलब नॉर्मल कलर है, तो मुझे याद, तब मुझे ध्यान आया मेरे साथ भी यही है, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू, तो व्हाई दिस हैपेंस? इट सीम्स लाइक आपकी बातों से लग रहा है कि ये एक एलर्जिक कंडीशन है। एंड व्हेन जब हम यंग होते हैं स्पेशली, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस, जो हमारे स्किन और हमारे आईज को और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एलर्जीज कर सकता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ डस्ट इन द एयर। और इसके वजह से हमारे आंख में एलर्जीज या लालपन हो जाता है, जो बाद में अगर ठीक से मैनेज ना करा जाए तो वहां पे वो ये डिस्कलरेशन छोड़ देता है, स्पेशली अराउंड द ब्लैक पोर्शन या कॉर्निया। उसको हम पेरीलिम्बल पिगमेंटेशन भी मानते हैं। और ये एक परमानेंट सा फीचर बन जाता है एज वी ग्रो ओल्डर। एंड जितना हमें टीनेज में पहुंच जाए तो मोस्ट ऑफ दीज पीपल गेट सेंसिटाइज्ड ऑन देयर ओन, और इनकी एलर्जीज खुद कम हो जाती है। बट वहां तक पहुंचाना और वहां तक कोई परमानेंट डैमेज ना हो, उसके लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो ये मेरा गेस है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी इतनी वो नहीं है कि मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली क्या है, बट आपकी बातों से ये लग रहा है कि ये एक एलर्जिक कंडीशन था, जो धीरे धीरे मेडिसिन और मे बी जो इंजेक्शन आपको जो दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए कि वो आपको सेंसिटाइज करें या एंटी एलर्जिक की तरह आपको ट्रीटमेंट दें, नॉट जस्ट फॉर योर आईज, प्रोबेबली फॉर अदर पार्ट्स। सो इट डज ग्रो आउट। ग्रो आउट का मतलब कि आप बड़े हो जाते हैं तो ये खुद इसका सिवियरिटी कम हो जाती है। बट इसके साथ अगर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स यूज हो तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो ना मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसे करें, बिकॉज आजकल अच्छे मेडिसिन भी आ गए हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आ गए हैं, जो लॉन्ग टर्म इसको यूज करा जा सकता है। सो गेट योर सेल्फ अ रेगुलर चेकअप। नेक्स्ट टाइम यू इन दिल्ली, आई वुड लव टू हैव अ लुक एज वेल, so that I can be more sure if I was right or wrong. And also keep you on some medications which are not, जिसकी कोई साइड इफेक्ट्स ना हो और लॉन्ग टर्म आपको स्टेबलाइज रखे। ओके, सो माय नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन वुड बी अराउंड द सनग्लासेस। मतलब लोग आजकल निकलते हैं तो बिकॉज ऑफ धूप एंड एवरीथिंग वी प्रिटेंड टू, तो हम सनग्लासेस लगाते हैं, राइट? सनग्लासेस अलग अलग क्वालिटी के हैं, अलग अलग कंपनी के हैं। आई मीन इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपीज, आपको 50-60 रुपए में भी सनग्लासेस बाहर मिल जाएंगे, टू अप टू देयर इज नो एंड टू इट, लाख, 1.5 लाख, 4 लाख के भी सनग्लासेस मिलते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली डज दिस सनग्लासेस डू, और इसके क्वालिटी के वजह से क्या कुछ असर पड़ता है आंखों पे? ऑफ कोर्स सनग्लासेस आर वेरी यूजफुल। सनग्लासेस इतने अच्छे होते हैं हमारी आईज के लिए, बिकॉज हम इंडिया में स्पेशली हम इक्वेटर के काफी पास रहते हैं। तो जितना आप क्लोज रहते हो इक्वेटर के पास, उतना चांसेस है ऑफ हार्मफुल सनलाइट व्हिच कैन अफेक्ट एंड कॉज प्रॉब्लम्स टू योर आई। फॉर एग्जांपल, आपको एक ग्रोथ हो सकती है जिसको हम टेरिजियम मानते हैं। आपने देखा होगा काफी फार्मर्स में या फिर काफी लोगों में जो धूप में ज्यादा रहते हैं, उनकी एक मास्क जैसी होती है काली पुतली की तरह। तो इसको हम टेरिजियम मानते हैं, और ये ग्रोथ बिकॉज ऑफ यूवी रेज। सेकेंड, हमारे आई में स्ट्रेन, आई प्रॉब्लम्स, मोर चांसेस ऑफ रेटिनल इश्यूज, ये सब भी होते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट। एंड सनग्लासेस प्रिवेंट करते हैं इन अ वे, जैसे सनस्क्रीन प्रिवेंट करता है आपकी स्किन को डैमेज होने से, सनग्लासेस प्रिवेंट एनी प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन दी आईज। सनग्लासेस के अलग अलग क्वालिटी होते हैं, यूर राइट। जो हम डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं वो होते हैं पोलराइज सनग्लासेस, जिसमें यूवी हार्मफुल यूवी रेस को फिल्टर करा जा सकता है। मोस्ट ऑफ आर प्लेन ग्लासेस दैट वी आल्सो प्रिस्क्राइब, उसमें भी अच्छे कंपनीज के जो होते हैं उसमें इनबिल्ट यूवी प्रोटेक्शन भी होती है। सो लुक फॉर यूवी प्रोटेक्शन जब आप चश्मा चूज कर रहे हो। अदर वाले चश्मे जो बिना यूवी प्रोटेक्शन के होते हैं वो सिर्फ फैशन के लिए होते हैं, नॉट रियली फॉर द आईज। तो उनको आप फैशन की तरह यूज कर सकते हो, बट अगर आपका मोटिव है कि आई को प्रोटेक्ट करना, देन आई वुड सजेस्ट यूवी फिल्टर सनग्लासेस और पोलराइज सनग्लासेस, नॉट द ब्रांड पोलराइज, द क्वालिटी ऑफ ग्लास पोलराइज। तो उसका भी टेस्ट होता है, मोस्ट ऑप्टिकल शॉप्स आपको टेस्ट भी दिखा देंगे कि कोई ऐसे पता चलेगा कौन सा क्या है। सो अभी एक बहुत ज्यादा जो चल रहा है हर जगह, ब्लू लाइट ग्लासेस, जो ब्लू लाइट को प्रिवेंट करने के लिए, उसकी रियलिटी क्या है? आई मीन ये ब्लू लाइट होता क्या है सबसे पहले तो,
और ये जो ब्लू लाइट ग्लासेस हैं, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? इज इट अ रियल थिंग और इज इट जस्ट अनदर मार्केटिंग गिमिक? बिट ऑफ बोथ, थोड़ा थोड़ा दोनों चीज। ब्लू लाइट हमारे स्क्रीन इमिट करते हैं, ये एलईडी स्क्रीन होती हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, एलईडी हम्म। एक्सवाइजर हमारे पास है, तो उनमें एक ब्लू ब्लू लाइट इमिट होती है जो हमारे आईज में स्ट्रेन और मसल्स को डिस्कम्फर्ट देते हैं। तो इसको फिल्टर करने के लिए ब्लू लाइट ग्लासेस होते हैं। पर जैसे हम बोलते हैं ना, गाड़ी का सनरूफ है, करेक्ट? राइट। गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी लिए सनरूफ है या नहीं, इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट कि वो केक के ऊपर टॉपिंग है। तो ब्लू लाइट इज ऑल्सो लाइक दैट। स्क्रीन राइट। कम यूज करोगे तो फिर ब्लू लाइट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मेन मोटिव है कि स्क्रीन कम यूज करो, और अगर कर रहे हो तो उसको ब्रेक लेकर यूज करो, जिसको हम 20-20-20 बोलते हैं। 20 मिनट्स ऑन अ स्क्रीन, 20 सेकंड के लिए ब्रेक लो और 20 फीट की दूरी पे देखो और 20 बार ब्लिंक करो। अगर ये सब हैबिट्स करोगे तो ब्लू लाइट का रोल कम ओह। ही हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मैं इंकरेज करता हूँ एनीबॉडी हु आस्क्स मी दिस क्वेश्चन कि ब्लू लाइट ग्लासेस लें या ना लें, अगर उनका नंबर ना हो या हो, मैं सजेस्ट करता हूँ लें। मेरा रीजनिंग ये है कि अगर ओके। आप ब्लू लाइट ग्लासेस पहन रहे हो तो किसी प्रकार का आप चश्मा पहन रहे हो सामने, तो आपके आंख और चश्मे के बीच में एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट बन जाता है जो इवेपोरेशन को कंट्रोल करता है। तो मैं ब्लू लाइट जिस कारण से आपने खरीदा उस कारण की वजह से नहीं बोल रहा हूँ ये बेनिफिशियल है। मैं बेनिफिशियल इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर चश्मा और आंख के बीच में क्लोज सरफेस हो, क्लोज कॉन्टैक्ट हो, तो वहां पे ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं और आपका इवेपोरेटिव ड्राई आई कम हो जाता है। तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करता हूँ। सो इट इज ओके। अ बिट ऑफ मार्केटिंग कि ये बहुत पॉपुलर हो गया था ड्यूरिंग कोविड बिकॉज स्क्रीन टाइम वेंट आउट ऑफ चार्ट्स। हम, अगर आपको याद हो, हम रूम्स में ब्लॉक थे, यू वर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट आल्सो, एंड राइट। ओनली सेवियर फॉर पीपल वाज स्क्रीन, एंड एवरीबॉडी लाइक देयर फोन सो मच इन दैट टाइम, एवरीबॉडी लाइक देयर टीवी, इतना हमने यूज किया कि हमारे आईज को हार्म हो गया। और उस टाइम पे हम सजेस्ट करते थे कि अगर कुछ करना, अगर आप तो कंट्रोल मना तो कर नहीं सकते, तो माइट एज वेल वेयर अ पेयर ऑफ ग्लासेस व्हिच वर ब्लू लाइट ग्लासेस। ओके। अगर ग्लासेस की जगह लोग आजकल कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर कॉस्मेटिक पर्पस एज वेल, एंड ऑल्सो फॉर जहाँ पे एक्चुअली में उनको कॉन्टैक्ट लेंस प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। जी। तो अगर कोई कॉस्मेटिक पर्पस के लिए लेंस यूज कर रहा है, तो इज इट गुड फॉर द आई या फिर कुछ उससे प्रॉब्लम हो सकती है? अगेन, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज करो या कलर या पावर के लिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज करो, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो आप अपने आंख के ऊपर लगा रहे हो, और फिर आपकी या। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 8 घंटे के अंदर इसको निकालो एंड देन स्टोर इट केयरफुली। एक सही जगह पे उसको स्टोर करो, उसका पानी बदलो, उसका केस का ध्यान रखो, और फिर अगले दिन सुबह वापस उसको पहनो। जब हम पहनते हैं, अगर हमारे से कोई लापरवाही हो जाती है तो ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट करती है, जो बहुत रैपिडली हमारे आंख की रोशनी खींच लेती है। तो इसका फ्लिप साइड ये है, अगर आप अपना ध्यान नहीं ओके। रखो तो आंख खराब भी हो सकती है और इन्फेक्शन बहुत डेंजरसली स्प्रेड भी हो सकती है। वेरी रिसेंटली एक टीवी एक्टर का एपिसोड आया था जिनने कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे फॉर अ टीवी शो, और उसके तुरंत बाद उनने पहना था या फिर उनने पानी फेंका था या कुछ किया था, एकदम से उनकी आंख में इतनी इन्फेक्शन हो गई कि शी हैड टू बी लिटरली, उनकी फोटो आई थी, दोनों आंख में पट्टी। सो दैट वाज स्कैरी एंड शी डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो टू से कि वो ये मेरी आंख के साथ हो गया कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत हाई रहती है। और काफी लोग होते हैं जो सालों से पहनते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और कोई कोई लोग होते हैं तो 2 बार पहनते हैं, उनको बहुत कुछ हो जाता है। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ ओके। प्रॉब्लम। तो काफी लोग मुझे बोलते हैं इसमें ये तो डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, हम तो कितने साल से कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगा दैट्स ग्रेट बहुत अच्छी बात है, पर इसकी हाई रिस्क पोटेंशियल बहुत होता है। इट्स एज ओके। सिंपल एज दैट। So as a doctor, if you have to prescribe between a contact lens or a spec, so which way would you go? आई जनरली प्रिस्क्राइब की स्पेक्टिकल्स Spectacle. लो, अगर स्पेक्टिकल्स नहीं पहनने हैं तो गो फॉर रिफ्रैक्टिव लेजर सर्जरी या लेसिक या स्माइल सर्जरी या फिर कोई इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑल्सो आते हैं आजकल। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। Okay. अगर आप चाहें तो ये परमानेंट सॉल्यूशंस ले लो rather than a temporary solution like contact lens।
दैट्स बीन माय प्रैक्टिस। वेरी रेयरली मैं सजेस्ट करता हूँ कॉन्टैक्ट लेंस अपने पेशेंट्स को। वो बहुत मोटिवेटेड और बहुत रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए मेरे सामने, मुझे लगना चाहिए बहुत ध्यान रखते हैं अपना, ये ठीक रहेंगे। अगर आपको याद होगा, देयर वाज दिस न्यूजीलैंड का स्पिनर डैनियल विटोरी हु यूज्ड टू बोल विथ हिज स्पेक्टिकल्स ऑन। आई थिंक इंडिया में भी अनिल कुंबले ड्यूरिंग हिज अर्ली डेज यूज्ड टू वेयर स्पेक्टिकल्स आई थिंक ही यूज कॉन्टैक्ट लेंसेज आल्सो व्हेन ही वाज प्लेइंग। तो ऐसे आई थिंक काफी एट लेटेस्ट स्टेज, आई थिंक कुछ साल जो lot of इनिशियली वो footballers, चश्मा पहन के खेलते थे। there are a lot of footballers. I think even some of our हम्म cricket heroes also, they also have a small number. So press conference they wear glasses. Other time they're wearing contacts while playing. So, but that's a professional hazard. ओके उन लोगों को या प्रोफेशनली अगर वो चश्मा पहनते हैं, they will underperform because एक बैरियर या कुछ और या बन जाता है, हेलमेट के बीच में फॉगिंग हो जाती है। So you don't want your Virat Kohli to get राइट out at 99 because उसके चश्मे में फॉगिंग है। So professionally जब बात एब्सोल्युटली आती है, I would say okay, you can make a call, you can take a decision कि I want to wear contacts only for that time. हम्म पर ये नहीं देखोगे कि विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कॉन्टैक्ट लेंस में बैठा हुआ है, नेक्स्ट में भी कॉन्टैक्ट में बैठा हुआ है। He's removed it within 4 to 6 hours of his activity is done. He's also been responsible. एंड कॉन्टैक्ट लेंस के एलर्जी चांसेस बहुत हो जाते हैं। या अगर ज्यादा पहनते हो कॉन्टैक्ट लेंस, आपकी आई सरफेस पूरी ड्राई हो जाती है। जब आप कोई एक समय के बाद मैंने देखा कि एकदम से एलर्जी भी शुरू हो जाती है आंख में, तो देयर इज लॉट ऑफ इंटॉलरेंस टुवर्ड्स कॉन्टैक्ट लेंस आल्सो जो डेवलप हो जाती है विद टाइम। अगर किसी को, जैसे अभी आपने बोला कि बच्चों में भी आजकल बहुत यंग एज से ही चश्मा लग जा रहा है, राइट? अगर किसी को बचपन से ही चश्मा लगा हुआ है, क्या पॉसिबल है विदाउट सर्जरी नेचुरली या मेडिसिन के थ्रू स्पेक उसका हटाना एंड टू, मतलब विदाउट सर्जरी क्या उसका स्पेक हट सकता है? तो बच्चों को हम कोई सर्जरी नहीं करते हैं स्पेक्स हटाने की, बिकॉज एक बच्चे जैसे बड़े होते रहते हैं टिल दे 18 to 21, नंबर इज नॉट स्टेबल। तो अगर मैंने किसी का बच्चे का ओके ऑपरेशन भी कर दिया, सर्जरी कर दिया लेजर का 10 साल की उम्र पे फॉर एग्जांपल, जो मैं कभी करूंगा नहीं कोई बता, तो उसका नंबर एकदम से अब और बढ़ने का चांस है 8 और 7, तो उसका वापस आ जाएगा। तो बार बार थोड़ी सर्जरी करेंगे, वो जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि टारगेट फिक्स ना हो। लेजर अगर एक्ट भी करे तो इट वोंट गिव टू द फाइनल आउटकम। तो बच्चों में कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती नहीं, नंबर 1। नंबर 2, नंबर वापस आने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये या चले जाने का कॉन्सेप्ट है, ये हमने देखा है ओनली व्हेन प्लस नंबर्स, जो बच्चा किसी को डायग्नोज हुआ है कि प्लस नंबर फॉर डिस्टेंस, वो अब माइनस नंबर की तरफ स्विंग कर रहा है। तो एक स्टेज आता है जब ओके वो 0 हो जाता है। दैट टाइम एवरीबॉडी फील्स, ओ द होल फैमिली फील्स कि इसका नंबर कम हो रहा है, डॉक्टर क्यों इतना मतलब हाइपर हो रहा है। तो ये एक्चुअली एक फेज है, और इस फेज के बाद माइनस नंबर एकदम से बढ़ जाने का चांस रहता है। तो आप खुद सोचिए, जैसे मैं बताया कि आंख की आई बॉल लंबी होती रहती है माइनस नंबर में, किसी की छोटी आई बॉल हो एट बर्थ और उसका माइनस नंबर आने लग जाता है, तो एक स्टेज आएगा जहाँ पे वो नॉर्मल हो जाए। सेकेंड, आई एक्सरसाइजेस के बारे में जो बातें होती हैं, आई योगा के बारे में, आई वुड से कुछ भी करो मॉडरेशन में करो, ठीक रहता है। पर अगर ज्यादा करोगे देन अगेन आपकी नियर एक्टिविटी बढ़ रही है और चांस ऑफ माइनस नंबर बढ़ना अगेन बढ़ रहा है। अगर मैं 2-3 घंटा बच्चों को करवा रहा हूँ नियर एक्टिविटी, जैसे योगा में, तो वो मैं नियर एक्टिविटी में मानूँ। और नियर एक्टिविटी मैंने बताया एक प्रिकर्सर इज फॉर नंबर टू इंक्रीज। सो इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स अगर ज्यादा करो। मॉडरेशन में आप करना चाहे करो, बट देयर इज नो साइंटिफिक स्टडी टू अ लार्जर एक्सटेंट व्हिच सेज दैट दिस इज अ वे ऑफ रिमूविंग ग्लासेस, क्या चश्मा हट जाएगा अगर करोगे। तो मैं साइंस का आदमी हूँ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अपने आंख में ऐसी चीज ना करो जो आपको हानिकारक हो बाद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको पानी दूं पीने के लिए, तो मैं एक उस प्रकार का ट्रीटेड पानी दूंगा rather than कि ये जो जग में पड़ा है पानी पी लो अच्छा रहेगा। मतलब आई एम हैप्पियर गिविंग यू समथिंग व्हिच आई नो इज गोइंग टू कीप यू सेफ, इन सिंपल टर्म्स, ट्राइड एंड टेस्टेड। अब अभी आपने आई एक्सरसाइज की बात की, तो व्हाट काइंड ऑफ आई, मतलब आंखों का एक्सरसाइज क्या होता है, कैसे होता है? एज ए पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, मतलब बच्चों के आंख का डॉक्टर, एक ही एक्सरसाइज में सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को धूप में खेलने के लिए भेजो। ये एक्सरसाइज आंखों के लिए सबसे अच्छी है, बॉडी के लिए सबसे अच्छी है, माइंड के लिए सबसे अच्छी है। मैं वो आंख को ऊपर करो नीचे करो लेफ्ट करो वाली जो एक्सरसाइज आपने वीडियोस देखे होंगे, मैं उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज एक वो आपको बच्चे को इंडोर रखेगी, कोई बाहर जाके आंख कैसे घुमाएगा नहीं गिर जाएगा।
सेकंड, वो आपके नियर एक्टिविटीज को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपका माइनस नंबर बढ़ सकता है। और नंबर 3, वो आपका स्ट्रेन बढ़ाएगी आंख के ऊपर। तो ऑल 3 गो अगेंस्ट माय एडवाइस कि ये करो। आई वुड रादर से द ओनली एक्सरसाइज फॉर यू इज गो आउटडोर्स एंड प्ले इन द सन, नॉट विद योर फोन, नॉट विद अ बुक, जस्ट गो आउट एंड प्ले। ओके। तो बचपन से हमें कहा गया है कि गाजर खाने से या मतलब हरी सब्जियां खाने से आपकी आईसाइट बढ़ती है। करेक्ट। तो क्या हमारे मम्मी पापा हमारे से झूठ बोल के हमें सब्जी खिला रहे थे या इसमें एक्चुअली कोई लॉजिक है? देयर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, इकोनॉमिक्स। गाजर की प्राइस है वो 14 से 25 रुपए हुई नहीं है। अगर वो ट्रीटमेंट होती किसी चीज की तो उसके पास 250 रुपए की होता गाजर। सो दैट्स तो मम्मी पापा ने थोड़ा बहुत झूठ बोला था। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि गाजर इज अ गुड सोर्स ऑफ, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो देयर आर सर्टेन बेल्ट्स, कोई कोई सेक्शंस हैं भारत के जो अभी भी विटामिन ए डेफिशिएंसी से के सामना कर रहे हैं। उन केसेस में गाजर, फिश ऑयल, मच्छी, ये सब गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, और वहाँ को प्रमोट करने के लिए ये हमने थॉट प्रोसेस डाला है लोगों के, गाजर खाओ, आंख की स्वच्छ रहेगी। बट चंडीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, दीज सेंट्रल एरियाज, और आजकल आई थिंक ऑल टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज, विटामिन ए डेफिशिएंसी बिकम कम 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 दिख रहा है। तो दैट्स नॉट द मेन रीजन। और अगर कहीं पे भी इंडिया का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर फॉलो कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें हम विटामिन ए का इंजेक्शन भी आपके साथ साथ देते हैं एज फॉर द नेशनल शेड्यूल। ओके। तो आई डोंट थिंक any of us have that bigger problem of vitamin A deficiency as much we used to see पहले, which is a good sign। मतलब ओके। हम स्वच्छ खाना पहुंचा रहे हैं घरों में to a larger extent। बट हाँ, अगर आपको गाजर खा के अपनी आंख स्वच्छ करनी है तो वो मेन रीजन नहीं, वो विटामिन ए के लिए। ओके। बट क्या मतलब एज अ डॉक्टर आप ओवरऑल आई हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर मोर देन प्रेस्क्राइबिंग डाइट आई वुड से कि कुछ ऐसा बोलते हैं कि भैया ये मत लेना? मत लेना। सो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ सब बच्चों के लिए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मतलब थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपका पनीर हो सकता है वेजिटेरियंस के लिए, एग हो सकता है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, चिकन, फिश, सोया हो सकता है वेजिटेरियंस के लिए। साथ साथ में थोड़े रफिज, जो बैलेंस डाइट में आपके सब कुछ आते हैं, मैं वो सब सजेस्ट करता हूँ एज डाइटरी ऑप्शन। बिकॉज अगर आप ठीक खाओगे तो आपकी ब्रेस्ट और बॉडी भी ठीक रहेगी। लेस ऑयल, जैसे ही बड़े होते हैं मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कम तेल वाला खाना खाओ। बिकॉज अगेन ये सब बहुत जरूरी है कि रेस्ट ऑफ द बॉडी शुड फील वेल, तो आइज विल आल्सो फील वेल। एंड जो मैं मना करता हूँ ज्यादा, वो बोलता हूँ कि मीठा उस प्रकार का ना खाओ कि डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाए, या स्पाइसी इतना ना खाओ कि आपको अल्सर्स हो जाए, और ये सब के लिए आपको मेडिसिन लेना पड़े और मेडिसिन की वजह से आई में कोई प्रॉब्लम है। मेरा इनडायरेक्ट अप्रोच रहता है रादर देन डायरेक्ट अप्रोच। सो एज आई इज कंसर्न, ईटिंग हेल्दी इज द ओनली थिंग आई सजेस्ट। मैं मना कभी बहुत रेयरली करता हूँ किसी बात। ओके। एंड व्हाट अबाउट सब्सटेंस अब्यूज? अल्कोहल, स्मोकिंग, वेपिंग आज के ज़माने में बहुत बढ़ता जा रहा है। वीड टियर 1 सिटीज़ में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एंड इस मतलब और ड्रग्स का भी आपको पता है थोड़ा-सा कल्चर अब बढ़ा है। जी। तो हाउ डज़ दैट इम्पैक्ट ओवरऑल आई हेल्थ? So, alcohol, too much of alcohol can cause पर्दे में problems, because they can cause different side effects or issues that can cause. But binge drinking में ऐसा कुछ नहीं होता है unless आपको कोई चोट लग जाए while drinking so much and alcoholism के कहीं गिर जाए। But overall I would suggest कि हर चीज एक्सेस में ना हो। बाकी ड्रग्स के बारे में बात किया जाए, मोस्ट ऑफ देम हैव इफेक्ट ऑन न्यूरोलॉजी, मतलब दिमाग में ज्यादा इफेक्ट करते हैं या डिपेंडेंस ज्यादा कराते हैं एज कम्पेयर टू द आईज। दे कैन कॉज ब्लाइंडनेस, दे कैन कॉज द आई टू लुक रेड। ऐसे लग सकता है कि आपको नशे चढ़े हुए हैं आंखों में, जैसे आंखों से पता चलता है। तो और आपके प्यूपल साइज में मॉडिफिकेशन हो जाती है, कोई ड्रग्स की वजह से प्यूपल छोटी हो जाती है और आपकी विजन बढ़ जाती है।
and that can cause later strain in the eyes. और कोई कंडीशन में आपको डायलेट हो जाता है, और जब डायलेट हो जाता है तो ऐसे लगता है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा हो. So these conditions can happen, but they're temporary. जब तक वो ड्रग का इफेक्ट रहता है Yeah. तब तक रहता है, बाकी नहीं. So overall, too much of anything is bad is my only statement here. Again. ओके. आप अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे जैसे लाइफस्टाइल डिजीज लाइक बीपी हो गया, शुगर डायबिटीज हो गया, इन सब का बहुत बुरा असर पड़ता है. आई थिंक ओवरऑल हर ऑर्गन पे ही पड़ता है, चाहे वो दांत हो, चाहे आंख हो, चाहे अदर बॉडी पार्ट्स हो. आई पे स्पेसिफिकली शुगर का मतलब डायबिटीज का और बीपी का क्या असर होता है? तो बीपी अगर बढ़ जाए तो जैसे मैंने बताया, आंख में सबसे फाइन वेसल्स होती हैं, पर्दे पे स्पेशली, तो पर्दे में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. और एक बार ब्लीडिंग हो जाए आंख के अंदर तो आपको दिखेगा कैसे, बिकॉज ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, रोशनी अंदर आने के लिए. उसमें अगर ब्लड आ जाए रास्ते में तो आपको सब कुछ ओपेक ओपेक दिखेगा. साथ में आपको ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि नर्व डैमेजेस. अगर आपका बीपी अनकंट्रोल्ड है या फिर आप किसी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं उसको लो करने के लिए और बहुत लो हो जाए, बोथ आर हानिकारक फॉर योर नर्व. बिकॉज अगर नर्व का ब्लड सप्लाई इरेटिक हो जाए तो नर्व को डैमेज हो जाता है, तो काला मोतिया हो जाता है. साथ साथ में डायबिटीज से कैटरैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है. अगर आपको 70 साल पे कैटरैक्ट होना था, आपको 50 में हो जाएगा. और ये कैटरैक्ट काफी चैलेंजिंग होता है सर्जन के लिए भी ऑल्सो. एंड देयर आर अदर प्रॉब्लम्स लाइक ग्लैंड डिसफंक्शंस हो जाती हैं, आपके आंसू साफ निकलने की वजह से वो ब्लॉकेज निकलते हैं. एंड अदर स्वेलिंग्स, आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैपन बिकॉज हम डाइट या लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे और हमें ये साइड डिजीज हो रहे हैं. अनदर थिंग इंडिया में काफी होता है थायराइड. थायराइड आई डिजीज भी एक सेगमेंट होता है कि थायराइड की वजह से, क्योंकि थायराइड होता है बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी. और कोई बेल्ट्स हैं इंडिया में, अगर रीजन्स के जहाँ आयोडीन हमारे खाने में नहीं होता है और उसकी वजह से हमें थायराइड डिजीज हो जाती है. और उसकी वजह से हमारे मसल्स जो होते हैं आंख के वो सूज जाते हैं. तो हमारी आंख ऐसी लगती है जैसे गुस्से से बाहर आ रही है. इन लोगों की आंख ऐसी लगती है और उनकी मूवमेंट ऑफ मसल्स में बाद में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है. तो ये भी एक कारण है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की. और इसलिए हमारा देश का नमक, टाटा नमक और कोई और नमक सब आयोडाइज्ड होता है, क्योंकि हम सरकार ने बहुत पहले ही सोच लिया था आयोडीन हमारे खाने में है नहीं, तो हम सॉल्ट के थ्रू इसको देंगे लोगों को. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर लाइफस्टाइल इन चेक. सो एक्चुअली मैंने ये टेड है डिजीज है, थायराइड आई डिजीज, मैंने पहली बार अभी 2 महीने पहले सुना. आई हर्ड दिस टर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जस्ट 2 महीने पहले, बिकॉज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, शी just got this disease and she went to, I think somewhere, I don't recall exactly, साउथ में कहीं उन्होंने चेकअप वगैरह भी कराया and got to know that इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है. करेक्ट. इसके लिए हम So how do someone सूजन कम करने के लिए थोड़ा हम स्टेरॉइड्स देते हैं. स्टेरॉइड से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है. इन्फ्लेमेशन जब कम हो जाती है तो वाटर रिटेंशन कम हो जाता है, तो ये मसल्स नॉर्मल हो जाते हैं. बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने थायराइड लेवल्स को कंट्रोल करें. तो ये हैंड इन हैंड चलता है. बॉडी की प्रॉब्लम और आई की प्रॉब्लम हैंड इन हैंड. अगर एक को कंट्रोल करोगे और दूसरे को नहीं करोगे, वापस सिचुएशन खराब हो जाएगी. तो बोथ को कंट्रोल करना जरूरी है. ओके, अगर थायराइड लेवल को कंट्रोल किया जाए देन टेड में आप मतलब थोड़ा रिलीफ रह सकोगे. इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. करेक्ट. यू हैव मोर ससेप्टेबिलिटी, मतलब आपको ज्यादा चांस है कि आपको प्रॉब्लम हो एज कंपेयर टू समबडी एल्स, बट एट द सेम टाइम इट्स ट्रीटेबल. इट्स नॉट क्योरेबल, इट्स ट्रीटेबल. ओके. क्योरेबल मतलब हम डिजीज को हटा देते हैं, ट्रीटेबल मतलब उसको काबू में ला सकते हैं. ओके. एक्चुअली मेरे फैमिली में बहुत ही क्लोज किसी को एक हुआ था. तो मतलब मेरा जो पैटर्नल वो हूँ वो दैट्स इन अ टियर 2 टियर 3 सिटी. तो आपने जैसे बोला कि बड़े बड़े गार्डन वार्डन, तो गार्डन से फूल तोड़ते तोड़ते पेड़ से कुछ एक सेक्रेट होके आंख में गिर गया एंड दैट पर्सन लॉस्ट हिज आई साइट. नॉट कंप्लीटली, टेम्पररीली. मतलब आई थिंक लेफ्ट आई में विजन नहीं था. देन वी टुक हिम टू डॉक्टर, आई डॉक्टर. वो टाइम लगा, बट आई थिंक 10-15 दिन के बाद विजन आ गया था. तो क्या ये ऐसा मतलब कुछ भी अगर आंख में गिर जाए तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं? ये बहुत होता है. ये इतना होता है क्योंकि हमारा आई थिंक 60 to 70% जो पॉपुलेशन है
ऑक्यूपेशन की वो फार्मर्स हैं। तो लीफ इंजरीज जो होती हैं या फिर जैसे आपने बताया जो हम शहतूत बोलते थे या कुछ केमिकल आंख के सेप से जो होता है वो गाने से केमिकल इंजरीज और फंगल इंजरीज हो जाती हैं। तो इंडिया एक ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है और यहाँ पे बिकॉज ऑफ लीव्स आंख को अगर स्क्रैप कर जाए या गाय की पूंछ छू जाए तो ये सब फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बार ये बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस हो जाए तो इनको टाइमली ट्रीटमेंट सही ड्रॉप्स से करना बहुत जरूरी है। अगेन क्योंकि इतने सारे तरह के फंगस होते हैं, इतने सारी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इनको पकड़ना कि कौन सी फंगस है या कौन सी बैक्टीरिया है वो जरूरी हो जाती है। और अगर आप लकी हो तो ये कोई भी मेडिसिन मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं मतलब कि बहुत सारी बैक्टीरिया में असर कर जाती है, उसको डालने से ये ट्रीटमेंट ठीक हो जाती है जैसे आपके दोस्त की कंडीशन में हुआ। पर अक्सर हम क्या करते हैं अगर हम हायर सेंटर जाएं, जैसे अगर आप दिल्ली मेरे पास आए या फिर आप चेन्नई जाएं शंकराचार्य जहाँ मैं मेरी ट्रेनिंग थी, तो वहाँ पे लैब्स के द्वारा हम इसको पहले स्क्रेप करके पता कर लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है और साथ बाई साइड हम ये ट्रीटमेंट भी शुरू कर लेते हैं। एक बार हमें मॉलिक्यूल का रिजल्ट भी आ जाता है और हमें पता चल जाता है कौन कौन सी मेडिसिन सेंसिटिव है, कौन सी रेजिस्टेंट है, और इस कल्चर रिपोर्ट के साथ हम आगे ट्रीटमेंट बहुत स्पेसिफिक जैसे वो बोलते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक करके हम बैक्टीरिया फंगस को ट्रीट कर सकते हैं एंड देन द रिजल्ट इज मच बेटर। बट दे आर फॉर्चुनेट दैट ट्रीटमेंट वर्क फॉर देम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू द डॉक्टर एट द राइट टाइम। सही समय पे दिखाना बहुत जरूरी है। आप एक आई सर्जन है, मतलब आप लासिक सर्जरी करते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं। देन आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड सिल्क, SILK। यस यस। सो एंड एक लेजर ट्रीटमेंट भी होता है। there's something called Smile or Silk. Smile is by a company called Zeiss. They are German based. And there is a company called Johnson and Johnson. जो वो लेंस भी बनाते हैं, Zeiss। करेक्ट। आपके फोन की लेंसेज भी वो बनाते हैं, तो they are big company. Similarly, Johnson and Johnson is another big company. So they have made a device called Silk. So both of them basically are the same thing. They do surgery called lenticule laser surgery. So lenticule basically मतलब है हमारी काली पुतली में जहाँ हम लेजर करते हैं। So पहले आपको जानना जरूरी है लेजर क्या होती है। तो हमारे आंख का चश्मा हटाने के लिए हम काली पुतली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या शेप चेंज करके ये अचीव कर सकते हैं। तो हमारी काली पुतली जो होती है उसमें मैक्सिमम पावर रहता है ऑफ द आई क्लोज टू 42 डायोप्टर्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है अगर मैं आपकी काली पुतली हटा दूं तो आपके चश्मे का नंबर +42 हो जाएगा। +1 +2 नहीं +42, बिकॉज काली पुतली इतना सारा पावर हमारे आंख को देती है। तो इसमें से अगर मैं 42 पावर है किसी की और उसको 4 नंबर हटाना है तो हम 4 नंबर से इसको रिफ्रैक्टिव चेंज कर देते हैं, मतलब उसके थिकनेस को चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत सिलेक्टिव प्रोसीजर होता है क्योंकि अगर मैं 10 माइक्रोन या 2 माइक्रोन भी किसी का ज्यादा लेजर कर दूं तो उसका रिजल्ट 0.5 से 1.5 डायोप्टर नंबर बढ़ सकता है। तो इतना सेंसिटिव है। तो इतने सेंसिटिव होने के कारण अलग अलग तरह के लेजर्स होते हैं। एक होता है PRK जिसमें हम सरफेस को रिमूव करके लेजर करते हैं, जो हम पहले करते थे और आजकल हम स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए करते हैं या फिर फाइटर्स के लिए करते हैं कि अगर उनको चोट लगे तो उनकी काली पुतली रिकवर हमेशा रहे। सेकेंड होता है लेसिक जिसमें हम एक फ्लैप बनाते हैं ब्लेड से, फ्लैप रेस करते हैं, लेजर करते हैं, वापस फ्लैप रखते हैं। इसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया था। मतलब हम जो बोलते हैं वाव इफेक्ट, ये अभी ऑपरेशन हुआ 12 घंटे के अंदर ही बहुत बढ़िया दिख रहा है, वाव। तो ये वाला लेसिक। फिर एक हो गया ब्लेडलेस लेसिक या फेमटो लेसिक जिसमें हम ब्लेड का उपयोग नहीं, एक लेजर का उपयोग करते हैं फ्लैप बनाने के लिए और फिर लेजर करते हैं। आजकल हम सोचते हैं, हमने सोचा कि ये फ्लैप ही क्यों बनाए, अब हम काली पुतली को क्यों हम थिन करें, तो हम डायरेक्टली बीच लेजर के कॉर्निया के बीच में एक लेंटिक्यूल या एक छोटी सी चपाती बना देते हैं। सब चपाती समझते हैं, उसमें एक लेजर टॉप सरफेस, एक लेजर बॉटम सरफेस, एक जैसे पिज्जा बेस जैसा बन जाता है। फिर हम एक छोटा सा इंसिजन, स्माइली फेस जैसे इंसिजन से इसको हम फोर्सेप्स से रिमूव कर लेते हैं। तो हम वो चेंज मतलब बर्निंग एक छोटा सा डिस्क की तरह बना के उसको निकाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं लेंटिक्यूल लेजर।
तो हर कंपनी ने अपना अपना ब्रांडिंग के लिए नाम दे दिया, किसी ने स्माइल दे दिया क्योंकि वो स्माइली फेस बना रहा है, या किसी ने सिल्क हम्म। बना दिया, सिल्क बिकॉज स्मूथ एज सिल्क, तो उसमें जो बर्निंग होती है उसको, तो ये मार्केटिंग के टर्म्स है, तो प्रोसीजर सेम है, एंड इसका ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छे हैं ओके। सारे प्रोसीजर्स का, बट आई वुड से ऐसा नहीं है कि smile is more inferior or silk is more inferior. Both are very good. Both are one of the latest ways of treating. There are two more companies who've done it. One is from Europe and one is from another part of the world. And they also doing, but they're not so popular in India because they haven't advertised as much as these two companies. But overall, they're doing pretty well. तो ये नए नए तरीके हैं एडवांसमेंट, जैसे आपके आईफोन्स नए नए आते हैं, वैसे हमारी रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए भी नई नई हम्म। टेक्नोलॉजी आ रही है, विच इज अ गुड साइन. सो यू हैव टू चूज वाइजली. सो क्योंकि आँख एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड आई थिंक कंपेयर टू एनी अदर बॉडी पार्ट, जब आप आँख की सर्जरी कर रहे हैं, यू हैव टू बी रियली प्रिसाइज़। तो जैसे आप बोल रहे हो कि आपके आई सर्जरी में नए-नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, एंड नाउ विथ रोबोटिक्स एंड एआई, हर फील्ड में अब एआई का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या आई सर्जरी में भी रोबोटिक्स तो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो कि यूज़ होता ही है, हर तरह की सर्जरी में ही यूज़ हो रहा है। तो एआई का भी क्या रोल बढ़ा है आई सर्जरी में, या जी डिटेक्शन ऑफ आई प्रॉब्लम्स में? जी जी. सो रोबोटिक्स, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा. टेक्नोलॉजी का यूज हाँ जी। आई में सबसे ज्यादा है. आई वुड से आउट ऑफ ऑल द सर्जरीज, ऑल द डिपार्टमेंट्स इन मेडिसिन हुँ, एंड सर्जरी, आई थिंक आई में सबसे ज्यादा है, बिकॉज हमारी आई इतनी सेंसिटिव है. अगर मैं ओके, किसी की सर्जरी करता हूँ, उसका 0.5 भी यस, नंबर रह जाता है या फिर ओवर करेक्ट हो जाता है, दैट पर्सन इज वेरी सेंसिटिव टू गिविंग यू अ रिव्यू कि कैसा लग रहा है मुझे, है ना. सो वी हैव हुँ, टू गेट इट राइट. Touch wood, we have the technology today to make that 99% out of 100 possible. So we have all that technology हमारे पास है कि हम इतना कर पाते हैं. तो दो चीजें होती है, टेक्नोलॉजी और स्किल. स्किल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ. हुँ, तो अगर टेक्नोलॉजी ही ना हो, द स्किल पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है. सो because we have such great technology, most of our surgeons, most of our doctors treating anybody in the entire world, they are able to produce good results. Number one. हुँ, दूसरी बात रही कि रोबोटिक्स. रोबोटिक्स इज समथिंग न्यू इन आई सर्जरी. रोबोटिक्स का मतलब है कि, मतलब आपका मानना है लेजर, ब्लेडलेस, ये सब रोबोटिक्स नहीं माना जाता. रोबोटिक्स हुँ, होता है अगर रोबोट ह्यूमन को असिस्ट या रिप्लेस करे, या, जो आजकल जनरल सर्जरी में आ चुका है. सो इट इज फेयरली न्यू या, इन कमर्शियली इन आई सर्जरी, बिकॉज आई में इतनी कम स्पेस होती है. to put robots to play with it is a little more challenging. There is something called robotic हुँ, cataract surgery, which is basically a marketing term. It is not really robot operating. It's just a device which we put inside to do one step of the entire procedure. So it's marketing more than anything else right now. But just to clarify कि ये अभी शुरुआत है, ये really robot नहीं कर रहा है. ये बस अच्छा, एक छोटे से स्टेप में हम एक डिवाइस को यूज कर रहे हैं, वो भी रोबोट नहीं है, डिवाइस है. बट इट्स जस्ट मार्केटिंग में वो अच्छा लगता है ना, जैसे रोबोट यूज कर रहे हैं, साउंड्स गुड मार्केटिंग के लिए, बट इट्स नॉट रियली दैट. एंड एआई एआई ओके, हैज अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन ऑफ्थल्मोलॉजी, बिकॉज जैसे मैंने बताया, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर चश्मा किसी का नंबर हुँ, बच्चे का बढ़ रहा है, ये कैसे हम प्रिडिक्ट करें कि ये आगे जाके प्रॉब्लम देगा, या फिर इस हर हर पेशेंट के पास जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो. अगर मैं सपोजिंग एक विलेज में हूँ 500 किलोमीटर दूर बड़े शहर से, जरूरी नहीं है मेरे पास आई स्पेशलिस्ट है. यहाँ हो सकता है एक ही डॉक्टर है, यहाँ सारे आई या, स्पेशलिस्ट शहर में हो सकता है. और इस कंडीशन में अगर एक सिंपल कैमरा इस विलेज चले जाए, और वो कैमरा से हम पर्दे की हुँ, फोटो हुँ, ले हुँ, लें, ठीक है, और वो फोटो एआई के थ्रू हमें बता दे कि ये हुँ, इस आदमी को डायबिटिक पर्दे में चेंजेस हैं या नहीं है. तो ये सब अब पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज देयर आर सम कैमरास नाउ अवेलेबल, सम ओके, स्टडीज व्हिच हैव बीन पब्लिश्ड,
and are used all over the world, not just in India, to screen कि अगर किसी को डायबिटिक चेंजेस पर्दे में हो रहे हैं, हाइपरटेंसिव चेंजेस पर्दे में हो रहे हैं, कैटरैक्ट है या नहीं और नंबर कितना बढ़ रहा है। सो ये सब अब एआई का यूज की वजह से हो रहा है। और एआई कैसे करता है, हम एज आई डॉक्टर्स हम बहुत सारी फोटोज लेते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाते हैं कि ये नॉर्मल फोटो है, इसमें अब नॉर्मल ये है, और हम सर्कल करके बता रहे हैं उसको कि ये प्रॉब्लम्स है। जितना हम इसको फीड कर रहे हैं उतना ये बेहतर हो रहा है इसको डिटेक्ट करने में। तो इसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन, हम इसको सिखा रहे हैं ताकि ये आगे जाके ऑटोमेटिकली हमारी मदद करे और इन सब डिजीज को जल्दी पकड़े। सो एआई हैज अ मेजर रोल, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ अ लॉट ऑफ हमारा टेली ऑफ्थेमोलॉजी, मतलब शहरों में बैठे हुए डॉक्टर्स को एक्सेस मिल जाए बहुत सारे विलेजेस में बैठे लोगों को, और उनका ट्रीटमेंट हम यहाँ से बैठे बैठे करें फ्यूचर में। सो एआई हैज अ रोल हियर एज वेल। तो एज एन आई सर्जन, क्योंकि आपको बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ता है, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन का आप सर्जरी कर रहे हो, तो व्हाट गोज ऑन योर माइंड बिफोर गेटिंग इनटू मे बी अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी? आई थिंक डिपेंड्स ऑन द सर्जरी, बट आई थिंक सबसे पहले व्हाट गोज इन माय माइंड इज द प्लान। सो जब भी मैं सर्जरी रूम में घुसता हूँ, आई ऑलवेज हैव अ प्लान, and behind the plan I always have a plan B and a plan C, and I'm equipped with plan A और plan B और plan C, मतलब मेरे पास बैकअप प्लान भी है, उसका बैकअप का बैकअप प्लान भी है, एंड और सारे उसके लिए इम्प्लांट्स और रिक्वायरमेंट्स जो है सब मेरे ओटी में मेरे लिए उस टाइम रेडी रहते हैं बिफोर एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में भी if I feel it's very complicated, then I also have a back plan D. So the idea is to be prepared before any war and not just say कि ओहो मैं तो prepared नहीं था, मैं घुस गया। So the frame of mind is always very शांत। I do have music in my OT always, because आई में हम किसी को बेहोश नहीं करते। And I always tell my patients that please choose your favorite track, because I want them to be at peace. So they often listen to bhajans, they often listen to some Jagjit Singh ghazals while I operate. That's been often the frequent playlist. And अगर मेरी बात आती है, if they sometimes they कि आप choose कर लो sir, then we have the retro Bollywood old time songs playing, and it just calms the entire OT. And it calms the surgeon, it calms the patient. अक्सर मेरे patients गा भी रहे होते हैं, उनकी operation हो रहा होता है। So I've had this situation also that they're singing the song when I'm operating. So it makes me feel more at peace when I know my patient is happy and they're peaceful and they are enjoying their time. So it makes everything easier. And what it takes to be an eye surgeon? Like what degrees or what it takes as a personality? Degrees though, obviously, but is there certain skill set that you need to have to become an eye surgeon? I think in today's day and age, आज के ज़माने में आपको किसी भी तरह का सर्जन या डॉक्टर बनने में आपको पास एम्पैथी होनी चाहिए, एंड आपके पास समय होना चाहिए कि आप पेशेंट से बैठ के बात कर पाएं। अक्सर हमें लगता है कि ये पेशेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बच्चे को चश्मे का नंबर लिख दूं, तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया, मैंने चश्मे का नंबर दे दिया, अब वो जाके बच्चा पहन लेगा। पर अगर मैं 10 मिनट और माँ बाप और बच्चे के साथ बैठ जाऊं और उनसे बस बात करूं 5-10 मिनट, बताऊं कि ये कोई बड़ी बात आपको लग रही है, तो शायद बड़ी बात हो, उनके लिए शायद बहुत बड़ी बात हो, उनका मतलब ड्रीम हो कि मेरे बच्चा कभी चश्मे की, उसकी इतनी सुंदर शक्ल है, चश्मा लग गया है, वो एक इम्पैक्ट होता है, इमोशनल इम्पैक्ट। तो वो इम्पैक्ट को मैं एड्रेस ना करूं, तो हो सकता है कि मैं अपने स्किल्स का पूरा उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो डिग्रीज हैं वो सब यूजलेस हैं इस समय। तो उस समय एज अ ह्यूमन यू शुड बी देयर फॉर देम, स्पीक टू देम, टेल देम ओके दिस इज अ सिचुएशन वी हैव टू डील विद, बट हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, गोल्ड मेडल लाए, वो भी एक दिन अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी या फिर खुद का पॉडकास्ट शुरू करे, या फिर एक डॉक्टर की डिग्री लाए। तो उस सब के लिए he needs to see the world properly, and if he or she sees the world properly with confidence, they can make the difference। और इतनी सी 5 मिनट और उनके साथ बात किया और उनको अश्योर कराया, एज अ फादर अश्योर कराया, एज अ सन अश्योर कराया, you'll be able to go a extra mile।
सिमिलरली अगर आप किसी बूढ़े के साथ बैठे हैं या फिर एल्डरली के साथ बैठे हैं, उनको हुँ, आपने हुँ, बताया कि आपका कैटरैक्ट है और उनके आपको लगा कि मेरा काम हो गया, मैंने बताया कैटरैक्ट है, अब तो सर्जरी की ज़रूरत है, खत्म कहानी। पर वो वहाँ हुँ, पे बैठे-बैठे आपको दुःख भरी कहानी अपनी बताएँ अपनी ज़िंदगी की और आपने वो सुनी नहीं। हुँ, You haven't made that connection with the patient, so you only heal them 50%. Remaining 50% needs to be still. So if you have these qualities as a doctor, as a surgeon, you will be able to make a bigger हुँ, हुँ, difference because आप वो अंदर जाके जो भी रिजल्ट दे दें, you may give them 6 by 6 vision or you may give them beautiful glass lit, yeah, but still that person may not feel satisfied. And sometimes doctors are a way of, unloading yourself. आई नो मोस्ट डॉक्टर्स फील करते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है और वो अक्सर होता है, हमारे पास समय सच्ची में नहीं होता है। हुँ, हुँ, बट एट द सेम टाइम अगर आप पॉज करो और पुट योरसेल्फ इन द पेशेंट शूज, you yourself will realize कि how important your job is. So that is actually the reason why I became a doctor, so I can connect with people. And sometimes I forget about it and I apologize when I do, but I try to remind myself daily about that. ओके। डॉक्टर अभी मैं एक्चुअली कहीं पे पढ़ रहा था कि अब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है जहाँ पे अगर किसी को ब्लाइंडनेस है, तो पूरा-पूरा वो आई मतलब बेसिकली ट्रांसप्लांट हो सकता है, राइट? Hmm. ये टेक्नोलॉजी शायद अब धीरे-धीरे इंडिया में भी आ गई है। Hmm. एंड द सेकंड फैक्ट वाज़ कि जितनी डिमांड है, Hmm. उतना सप्लाई नहीं है। व्हेन आई से डिमांड एंड सप्लाई कि अ, जितने लोगों को जरूरत बहुत है ज़्यादा लोग डोनेट नहीं करते हैं ऑर्गन, मतलब मैं अभी स्पेसिफिकली आइज़ की बात कर रहा हूँ। Hmm. जितनी की मतलब एक्चुअली डिमांड है, जितना लोग चाहते हैं कि मतलब बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि कोई उनको डोनर मिल जाए बट अवेलेबल नहीं है। जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ आई डोनेशन? और थोड़ा-सा अगर प्रोसीजर आप हमें समझा सकें, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू डोनेट आइज़? सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज़ ये अक्सर स्क्रीन टाइम के समय पे और इंटरनेट के समय पे ये क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। I think for the या first time I've been to many podcasts, not many people have asked this question, so credits to you. तो मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो हम किसी की पूरी आँख ट्रांसप्लांट करके वहाँ नहीं लगा सकते बिकॉज़ जैसे हमने बताया ओके। नर्व्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव एंड कुछ समय में हमें वो करना पड़ता है, वो नर्व सेल्स डाई कर जाते हैं, सो वी कांट यूज़ द एंटायर आई। बट कॉर्निया मतलब आगे वाली पोर्शन जो है, जो मैंने बताया था कि अगर हम हटाएँ तो 42 डायप्टर्स का चश्मा लग जाए, वो कॉर्निया हुँ, ट्रांसप्लांट हो सकता है वेरी सक्सेसफुली बिकॉज़ वो एवास्कुलर होता है, मतलब कोई ओके। खून नहीं होता, तो उसका रिजेक्शन रेट्स भी कम होते हैं एज़ कंपेयर टू अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो काफ़ी लोग, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे मित्र थे वो घास में खेल रहे थे, हुँ, हुँ, उनकी हुँ। आँख में कुछ चला गया, वो टेम्परेरी ब्लाइंड हो गए। तो काफ़ी लोग ये ट्रीटमेंट काली पुतली के ऊपर स्कार्स बन जाते हैं बिकॉज़ ऑफ इन्फेक्शंस, बिकॉज़ ऑफ कोई दाग लग जाना या फिर कोई चोट लग जाना। और इनको हम बचा सकते हैं बाय रिप्लेसिंग देयर कॉर्निया, ये काली पुतली विथ समबडी एल्सेस काली पुतली, जो अब इस दुनिया में ना ओके। रहा हो। तो इसको हम डोनेशन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट। तो ये एक सबसे कॉमन तरह का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या बॉडी ट्रांसप्लांट है। एंड हुँ, डोनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे हम कोई भी बॉडी का ऑर्गन डोनेट करें या अपनी आँख डोनेट करें। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बिकॉज़ हम जब जाते हैं इस दुनिया छोड़कर, तो हम बॉडी नहीं लेके जाते। बॉडी हमारे अर्थ में ही रह जाता है, या हमारी मिट्टी में ही मिल जाता है। तो क्यों ना जो हमारे पीछे रह गए हैं लोग, उनकी हम सहायता करें और उनको ये वन डे या फिर ये अ, हम गिफ्ट दें, जो कोई भी इस दुनिया में किसी को नहीं दे सकता, एक सेकंड लाइफ। आप खुद सोचिए, जो बंदा नहीं देख पा रहा है इस दुनिया में, इतनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड है आउट देयर, इतने अच्छे रंग हैं, इतने अच्छे शहर हैं, इतने अच्छे लोग हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है, नहीं हुँ, देख हुँ, पा रहा है। हुँ। उसको किसी और की मृत्यु के बाद डोनेशन के द्वारा उसको अब फिर से दुनिया दिख रही है। तो इससे स्वीट चीज़ क्या हो सकती है इस दुनिया में? इससे ह्यूमन चीज़ क्या हो सकती है? हम सब इंसान इसी कारण के लिए, एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे की मदद करने के या लिए ज़िंदा है ना? दैट्स द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अगर हम डोनेशन बढ़ाएँ किसी प्रकार से, हो सकता है किसी ने ये वीडियो देखा हो और उसको लगे कि ये सच है और वो शायद डोनेट कर दे और किसी की जान बच जाए।
तो ये वो क्या बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। तो एग्ज़ैक्टली, ये छोटी-छोटी बातों से ही इम्प्रूवमेंट एब्सोल्युटली। आती है इसके माइंडसेट में। कोई-कोई लोग सोचते हैं अगर इन हमने ऑर्गन डोनेट कर दिया तो डिसफिगर हो जाएगा या फिर उनका मृत्यु के समय, ऐसा कुछ नहीं। जब हम ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, मैंने बहुत ऑर्गन ये आई ट्रांसप्लांट्स हुँ, करवाए हैं, स्पेशली जब एक्सेप्ट करने जाते हैं ड्यूरिंग माय रेजिडेंसी डेज़। हम क्या करते थे पूरी आई बॉल ले जाते हैं, ठीक है? क्यों लेते हैं पूरी आई बॉल? बिकॉज़ हम चाहते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई बॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन डिफरेंट सर्जरीज हो गया है, बट हुँ, मेन जो ट्रांसप्लांट हो रहा है वो काली पुतली है। राइट, और अगर हम पूरी आईबॉल ले जाते हैं तो हमें अपने लैब में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है और सबसे ज्यादा यूजेबिलिटी इस ऑर्गन का हो सकता है एज कम्पेयर टू ओनली टेकिंग द बट, मतलब ओनली द सेंट्रल। बट कोई कोई केसेस में फैमिली की विशेष की वजह से हम सिर्फ सेंट्रल पार्ट ही लेते हैं ताकि वो डिसफिगर ना हो फेस, एवरीथिंग लुक्स गुड। सो बोथ वर्क वेरी वेल बिकॉज आजकल हमारे लैब में बहुत अच्छे डिवाइसेस हैं। ज़्यादा देर स्टोरेज भी हो सकती है फॉर एज मच एज 7 to 8 10 days हुँ, हम हुँ, उसको स्टोर करके यूज भी कर सकते हैं। सो वी हैव द फैसिलिटी टू मेक दिस। एंड जब हम खत्म करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन हम बहुत सेंसिटिव होते हैं फैमिलीज की तरफ। हम उनको समझाते हैं हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं एवरी स्टेप एंड देन वी आस्क देम कि उनके हुँ, सामने करें या प्रिवेसी में करें एंड देन वी डू द प्रोसीजर इन देयर ओन राइट, हाउस। Once we are done with it, it takes only 5 to 10 minutes. We cover it up. We suture the lids so that ऐसे लगे कि वो सो रहे हैं, आंख बंद है एंड किसी प्रकार का वो कॉस्मेटिक इशू भी ना हो लेटर ऑन की फाइनल राइट्स करनी हो राइट, कि कोई कॉस्मेटिक इशू भी नहीं होनी चाहिए। तो वो सब हम सेंसिटिवली देखते हैं। वी हैव बीन ट्रेन टू डू सो एंड वी डू इट वेरी ऑफन। Once we have the tissue with us, we use it to help somebody in any way possible. And we make sure that there is no wastage. The most important part है कि कभी भी कोई भी फैमिली को हमने मना नहीं किया आज तक। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो पेशेंट जिसकी डेथ हुई है उनकी खुद की आंख में कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी हम मना नहीं करते हैं, किसी ना किसी सर्जरी में कहीं ना कहीं उनके ऑर्गन्स को यूज करते हैं। बिकॉज डोनेशन कभी कभी मना नहीं करनी चाहिए और डोनेशन एक ऐसी चीज है जो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं यूज हो ही जाती है। तो विद एन ओपन माइंड वी एक्सेप्ट एवरीथिंग। I've, as a doctor, I've touched an elderly's feet and thanked them for a donation myself when I was down in Chennai, while asking. The reason being is उनके इमोशंस को समझना हमारा काम। हम ये नहीं बोल सकते रात के 3 बजे क्यों उठा दिया, क्यों किया हुँ, हमने, पर ये किसी की सहायता हो रही है। सो इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग कि अगर कोई एक रास्ता जाके आपको उठा रहा है और बोल रहा है कि आओ मेरे जो फैमिली मेंबर है जिसकी डेथ हुई है उसकी डोनेशन। एक और चीज, फैमिली मेंबर्स हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट योर विशेस। अगर मैं चाहूँ कि मेरे ऑर्गन या डोनेट हो और मैं अपने नेक्स्ट ऑफ किन अपनी वाइफ अपने बच्चों को ना बताऊं ये, तो वेस्ट है। मेरी जो भी फीलिंग है वहीं खत्म हो जाती है बिकॉज माई हुँ, बॉडी इज नो लॉन्गर या माई प्रॉपर्टी, इट इज द नेक्स्ट ऑफ किन्स प्रॉपर्टी। सो दे हैव टू मेक द डिसीजन, दे हैव टू एक्सेप्ट। सो उनकी एजुकेशन और फैमिली में बात करना इसके बारे में बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये सब हाँ ठान लेते हैं मैं तो डोनेट करूंगा और फिर हम चले जाते हैं इस दुनिया से वट एवर एज में, और फिर हमारे नेक्स्ट ऑफ फैमिली को पता ही ना हुँ, हुँ। होता है या फिर वो हमसे एग्री नहीं करते तो फिर हमारी विश जो है वो पूरी नहीं हो पाती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द एंटायर फैमिली नॉट जस्ट द पर्सन। तो किसी इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो क्या ड्यूरेशन होता है जिस बीच में आप उनका आई मतलब एक्सट्रैक्ट जो भी डोनर है उसका तो आप एक्सट्रैक्ट करके ले जाते हैं? बेस्ट रहता है विद इन व्हाट सिक्स शुड बी द आवर्स ड्यूरेशन? बेस्ट रहता है विद इन 6 आवर्स, बट टिल 24 आवर्स वी शुड बी फाइन। ओके। With of course conditions ओके। vary, but 6 hours is what we generally prefer. व्हाट इज़ द क्विक प्रोसीजर कि कोई डोनेशन के लिए मतलब कोई डोनर बनना चाहे? So there are a lot of hospitals around you who take eye donations. एक वेबसाइट भी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एंड डोनेशंस की, सो यू कैन जस्ट चेक दोज आउट। हुँ, देयर आर सम हेल्पलाइंस आल्सो। सो सरकार की ओके, हेल्पलाइंस भी हैं which talk about eye donation. And of course big centers like RP Center, All India Institute of Medical Sciences, they help various eye hospitals around India to set up their own donation uh, rooms and donation drives. तो ऐसे बहुत अवेयरनेस है। साउथ ऑफ इंडिया में तो बहुत इवन मूवीज टॉक अबाउट डोनेशन।
and movie actors talk Yeah. about donation. So the spread is very wide. And where I was trained in Chennai, it was a very common and a proud feeling in the family that if somebody donates on. Whereas vis-a-vis जब मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ या गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ तो it's almost very low. ज़्यादा लोग नहीं इसको प्रेफर करते बिकॉज वहाँ पे पब्लिक फिगर्स भी इसको प्रमोट करते थे, मूवीज प्रमोट करते थे, मूवी स्टार्स प्रमोट करते थे, एंड पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट इट एज अ प्राउड फीलिंग कि मेरी फैमिली में किसी ने डोनेट किया, व्हिच इज अ प्राउड फीलिंग. आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं, you're giving life to somebody, not just by eyes, by various other organs. वर्सेस नॉर्थ हमें लगता है कि अगर ऐसे हम डोनेट कर दिया अगले जन्म में ये ना हो वो ना हो, ये सब वहम. मतलब कौन बता सकता है अगले जन्म में हम कहाँ होंगे, अगर अगले जन्म होता भी नहीं होता है. नन ऑफ अस कैन. जो भी आपकी बिलीफ है, अगर अभी अभी के कर्म अच्छे करोगे तो अगले जन्म में तो अच्छा ही मिलेगा. ये मेरा मानना है, पर्सनल व्यू. Absolutely. You carry your karmic debts to the other life. Absolutely. Rather than carrying organs. Right. So thanks, Doc. Thanks for this wonderful discussion. But before I let you go, मेरा आखिरी सवाल जो आपसे रहेगा, just burst some myths that are there in terms of eye issues. लोगों के मन में क्या-क्या खिचड़ी बनती रहती है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, myths को क्या कहते हैं? मतलब मिस इन्फॉर्मेशन क्या-क्या है आई के रिगार्डिंग, आई हेल्थ के रिगार्डिंग, आई इश्यूज के रिगार्डिंग? सो एक होता है कि चश्मा अगर मैं पहनूंगा, अगर मेरा नंबर है और मैं चश्मा पहनूंगा, उसकी आदत लग जाएगी. तो ये एक मिथ है जो मुझे बहुत फनी लगता है. क्यों? क्योंकि आपको चश्मे का नंबर है तो मतलब आपको उसकी जरूरत है. ऐसे कोई बंदा हो कि मैं जूता पहनूंगा तो मुझे जूता की आदत लग जाएगी. तो जूता पहनने से आपका वॉकिंग में कंफर्ट मिलेगा, तो ये अच्छी बात है. सिमिलरली चश्मा अगर पहनोगे और आपको कंफर्टेबल दिखेगा तो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी. सो इट्स अ गुड थिंग रादर देन कि खराब चीजों को आदत बन जाएगी. दिस इज वन मिथ जो मैं चाहूंगा कि थोड़ा फॉल्स है. आपको अगर चश्मे का नंबर है आपको पहनना चाहिए. सेकंड मिथ जो मैं बोलूंगा कि ये है कि वो गंगा जल आंख में डालना है, या फिर कोई हल्दी लहसुन डाल देना आंख में, या फिर कुछ कोई डाल देना. दीज मतलब हमारी आंख है, फ्राइंग पैन नहीं है. तो प्लीज जो भी आप डाल रहे हैं उस प्रकार से डालिए जो हानिकारक ना बने. जो अक्सर क्या होता है, इनका एसिडिक वैल्यू या पीएच वैल्यू होती है इन चीजों की, वो एसिडिक होती है. कुछ सोचो, अगर आप तेजाब या एसिड डाल रहे हैं अपनी आंख की सरफेस पे तो क्या हो. तो सिमिलरली जानिएगा कि मोस्ट ऑफ दीज हैव सम एसिडिक प्रॉपर्टीज. तो आप प्लीज देख के कीजिएगा ये सब चीजें. मतलब जो खाने में डाल रहे हैं वो आंख में ना डालें तो बेहतर रहेगा. हमारी फार्माकोलॉजी, हमारी जो ड्रग कंपनीज हैं, उनने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनको उपयोग कीजिएगा जब जरूरत पड़े, जैसे हमने डिस्कस किया इसके बारे में. एंड थर्ड चीज है कि मेरे फैमिली में किसी ने चश्मा नहीं पहना तो मेरे बच्चों को नहीं लगेगा. दिस इज ऑल्सो मिथ. जितना आजकल डेवलपमेंट हो रहा है, जितना आपके आसपास बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, इंडोर ज्यादा रह रहे हैं. आजकल तो हम सब्जी खरीदने भी बाहर नहीं जाते. फॉरगेट उगाना, हम तो खरीदने भी नहीं जा रहे. हमारे परदादा तो सब्जी उगाते थे. मतलब आउटडोर एक्टिविटीज नहीं थी उनकी. हमारे तो अब बाहर जाके इनको बाय करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम नहीं मिलता है. और जो हमारे इंडोर एक्टिविटी मोबाइल पे सब आ गया. तो सिमिलरली हाँ, जितना आप नियर करोगे काम, उतना आपके बच्चों को चश्मे का नंबर लगने का चांस है. तो ये एक मिथ है. और आउट सूरज में ज्यादा अगर जाएंगे तो हमारी आंखें जल जाएंगी या हमें स्किन खराब हो जाएगी. ये ज्यादा करोगे तो ऑफकोर्स होने का चांस रहेगा, पर नहीं जाओगे तो पक्का चश्मा लग जाएगा और आई स्ट्रेन हो जाएगी. तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. विदाउट बैलेंस ये दुनिया खराब हो जाएगी. तो हर चीज में बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट मिथ जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, हाँ, वो कंजंक्टिवाइटिस, जो हम मद्रास आई या आई इन्फेक्शन या पिंक आई बोलते हैं. अगर मैं किसी की आंखों में देखूंगा उसकी पिंक आई है तो मेरे भी हो जाएगी. ये भी एक मिथ है. पिंक आई टीयर्स से, पिंक आई जो मद्रास आई है वो टीयर्स से
स्प्रेड होती है वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू। तो अगर आप हाथ साफ करेंगे और आँख को नहीं छुएँगे, आपको नहीं होगा, पर अगर उसको देखोगे, ऐसे नहीं है कि आपको हो जाए। So these are some myths that I can talk about, which I can remember. Thank you so much, Doc. I think you have given us a brilliant episode and lot many, reels and shorts to cut out of this. I would love to And see it. uh, and I'm really looking forward to release this episode as soon as possible. And Great, I had a great. wonderful time. मुझे Me too, बहुत अच्छा me लगा too. आपसे बात करके. You And are a fun guy to talk to, and more than that, I mean, God bless you from all of us. The kind of work thank you that so you much. and your Thank you team so are much. doing, so it's God's work actually. Thank you so So thank you so much for being on the show. I hope आपका भी time अच्छा रहा. We are almost much. past midnight, I just for the know. viewers. और Yeah. अब time आ गया कि हम अपने आँखों को भी आराम दें. हमारी आंखों से लग रहा है कि हमें नींद आ रही है. No, but Any parting thoughts? thank you for being such a good host, such a warm host, and many congratulations to you for this platform. Thank you. It takes, I think, a lot. काफ़ी करेज की ज़रूरत होती है और काफ़ी इनसाइट की ज़रूरत होती है और काफ़ी सोच की ज़रूरत होती है अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करने में। हम सबको लगता है अपने ज़माने में हम तो कर सकते हैं, पर अक्सर करने में और कर सकते में बहुत बड़ा गैप रह जाता है। तो वेल डन, and many more episodes to you, and many more people you should meet. And please, let's Thank you. meet when Thank you so you're in much. Delhi, Gurgaon. You're my guest when you come to my Absolutely. city. And of course, your eye checkup is due. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sethi. Thank you. Bye.